करने जा रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में कुछ भी इतना नहीं पूछा जाता है। किस में से? लॉजिकल बातों में से। अब इसमें लॉजिकल बातें तो भर भर के हैं, लेकिन कोई लॉजिकल बातें पूछना चाहता नहीं है। इसमें जितनी मेहनत करो बेकार लगती है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से उतने आते नहीं हैं। क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा आते हैं, लेकिन किस टॉपिक पे आते हैं? डायरेक्ट आते हैं कि कौन सी बीमारी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, लेकिन कोई भी लॉजिकली नहीं जाना चाहता है इस चैप्टर में। तो उसी तरीके से हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ना हम ज़्यादा लॉजिक में घुसेंगे। पहले मैं कुछ सेटिंग कर लेता हूँ। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हम इसमें कुछ लिमिटेड बातें पढ़ेंगे, हम पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ अ डिस्टेंटली लोकेट टारगेट ऑर्गन पे हम कुछ डाल रहे हैं, ठीक है। तो वही है हमारा डक्टलेस है, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक्सोक्राइन के बारे में तो हमने पढ़ लिया था टिश्यू में पढ़ा था ना हमने कि सलाइवा वगैरह जो भी होते हैं, ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं एक्सोक्राइन होते हैं हमारे। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन, जो कि हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। तो ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, यानी कि डक्ट नहीं होती हैं। हम वहाँ पर डक्ट वगैरह के बारे में पढ़ाते हैं, किसी के पास भी डक्ट नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड है। और ये टारगेटेड ऑर्गन पे अपने हमला करती है, और ये ट्रेस अमाउंट थोड़े से अमाउंट में निकलती है। ये हार्मोन्स होते हैं, ये थोड़े से अमाउंट में निकलते हैं और काम करके निकल लेते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ टाइप्स के बारे में। तो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो कुछ होती हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड कुछ होती हैं। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है एकदम प्रॉपर ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ये होती तो नहीं है प्रॉपर्ली, बट हाँ ये थोड़ा बहुत मदद कर देती है। जैसे कि ये एक्सोक्राइन है, ये एक्सोक्राइन है, लेकिन ये हेल्प कर देती है ना उसके संग एसोसिएटिंग में, लेकिन ये एग्जैक्टली पूरी तरीके से एंडोक्राइन है। तो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन कौन सी हो गई? पिट्यूटरी, पीनियल, एडर्नल, पैनक्रिया, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, थाइमस, गोनाड्स। ये याद हो जाना चाहिए नाम, पिट्यूटरी, पीनियल, एडर्नल, पैनक्रिया, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, थाइमस, गोनाड्स। तो हमें क्या याद होना चाहिए? पिट्यूटरी, पीनियल, एडर्नल, पैनक्रिया, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, थाइमस, गोनाड्स। ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लिवर जो हो गया, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो होता है ये अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। किडनी अनऑर्गेनाइज्ड होती है, हार्ट अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि इनमें दोनों होते हैं। एक्सोक्राइन में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती है। ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। हमारे तो काम की बस यही मोस्टली है, पिट्यूटरी, पीनियल, एडर्नल, पैनक्रिया, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, थाइमस, गोनाड्स। अब हम बात करते हैं, बस इनके टाइप याद कराने थे, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि ऑर्गेनाइज्ड बता दो। पिट्यूटरी, पीनियल, एडर्नल, पैनक्रिया, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, थाइमस, गोनाड्स। अब जितनी भी मेहनत इसमें करी मैंने, वो एक तरीके से मेरी खराब गई, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी यहाँ से तो पूछा नहीं अभी तक। तो गोनाडोट्रोपिन्स वगैरह ये तो सबको पता होता है। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की कुछ स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं हम। पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस होता है। तो इसमें तो पेरिस डिस्टलेस में तो सारे हार्मोन जीएच, पीआरएल यानी प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीएलएच, एएच, एफएसएच, एमएसएच, मेलानोसाइट, पेरिस इंटरमीडिएट, इस पर जोर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है, ये पूछा नहीं जाता है। जहाँ पूछा जाएगा वहाँ जोर दिया जाएगा ज़रूर। अब बात करते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस में। तो ये पेरिस नर्वोसा होती हैं, पेरिस नर्वोसा वाली होती हैं। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या करती है? किडनी में होती है। ये वैसोडाइलेशन यानी हमारे वाटर को होल्ड करने में मदद करती है। अगर इसमें दिक्कत हो जाए तो वाटर होल्डिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। और ऑक्सीटोसिन कहाँ होती है? ये होती है स्मूथ मसल की बनी होती है, ये होती है मेमोरी ग्लैंड्स में, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन मतलब कहाँ काम करती है? मेमोरी ग्लैंड्स पे काम करती है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट करती है मसल्स आपस में और मिल्क बाहर आता है। तो वो सारी वो स्मूथ मसल्स होती हैं। ऑक्सीटोसिन किस मसल पे अटैक करती है? स्मूथ मसल पे। बात याद रखना, स्मूथ मसल पे। ये पूछा गया था। और तो इसमें कुछ खास पूछा नहीं जाता। बाकी एक और बात, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये पूछा जाता है। ये दोनों इन दोनों की फॉर्मेशन तो होती है हाइपोथैलेमस में, यानी सिंथेसाइज ये होती हैं, यानी हमारी पारस नर्वोसा, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन दोनों के दोनों हार्मोन जो हैं वो हमारे तैयार होते हैं। कहाँ पे तैयार होते हैं? हमारे होते हैं वो तैयार हाइपोथैलेमस में। एक सेकंड, हाइपोथैलेमस में तैयार होते हैं। क्या होते हैं? सिंथेसिस होता है उनका। लेकिन वो पिट्यूटरी में क्यों आते हैं? क्योंकि उसका स्टोरेज प्लस सीक्रेशन, एस से चल रहा है, सब तो कंफ्यूज नहीं होना। सिंथेसिस कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। सीक्रेट कौन कर रहा है? पिट्यूटरी। स्टोर कौन कर रहा है? पिट्यूटरी। तो ये वाली बात याद रखने की है कि सिंथेसिस कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। सीक्रेट कौन करेगा? पिट्यूटरी। और स्टोर कौन करेगा? पिट्यूटरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाबा जी की बेटी। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात करते हैं इसमें, बस नाम देख लेते हो, आगे पूछा नहीं गया है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड में पारा डिस्ट्रेस में अपनी आती है ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटरी, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, एडिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन, एलएच ल्यूटेंसिंग हार्मोन और एफएसएच। एलएच एफएसएच थोड़ा पूछा जाता है, क्योंकि एलएच जो होता है वो तो एंड्रोजन बनाता है। एलएच किस पे वर्क करता है? लेडिक सेल्स पे। एलएच किस पे वर्क करता है? अभी हम 12th के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एलएच के मेल में वर्क तो है ल्यूटेंसिंग सेल पे वर्क करके, लेडिक सेल पे वर्क करके, है ना। ल्यूटेंसिंग हार्मोन होता है, एक सेकंड दोबारा बताता हूँ।
LH होता है ल्यूटेंसिंग हार्मोन। तो ये ल्यूटेंसिंग हार्मोन क्या करता है, लेडिक सेल जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, जो कि कहाँ पाई जाती है, जो कि पाई जाती है टेस्टीज, रेटी टेस्टीज वगैरह में। इंटरस्टिशियल सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाई जाती है, हाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सर्टोली सेल में, हाँ और अंदर जाएँ तो सर्टोली सेल में, सर्टोली सेल में लेडिक सेल्स पाई जाती हैं इंटरस्टिशियल सेल में। तो वहाँ पे जो लेडिक सेल होती है मेल में तो मदद करती है एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकालने में। और ये फीमेल में क्या करती है, फीमेल में एक LH सर्ज करके लाती है ये। उस LH सर्ज से क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है और जो है ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाते हैं, जिसकी वजह से ओवम बाहर आ जाता है। क्या हमने इस बारे में बात किया था कि 14 दिन के बाद LH सर्ज आएगा और वो LH सर्ज में क्या ओवेरियन फॉलिकल्स फट जाएंगे, यस वो ओवेरियन फॉलिकल रप्चर हो जाएंगे, और वो रप्चर हो जाएंगे तो ओवम क्या होगा, ओवम बाहर निकल जाएगा। कौन से रीजन में, इम्पुलरी रीजन में, जहाँ पे स्पर्म और ओवरी जाके मिलेगी। तो ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। FSH का काम क्या है, मेल में भी बताता हूँ। मेल में तो FSH का काम है ये कुछ जोड़ेगा, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, कुछ जोड़ेगा। तो क्या जोड़ता है, देखो फीमेल में तो सीधी बात, फीमेल में तो ग्राफियन फॉलिकल बना रहा है, वो तो हार्ड है ही नहीं FSH। लेकिन मेल में क्या कर रहा है, मेल में ये एक तो स्पर्मियोजेनेसिस होता है, एक स्पर्मिएशन होता है ना। तो ये करेगा स्पर्मियोजेनेसिस यानी मैच्योर स्पर्म और और कौन सा था हमारा, मैच्योर स्पर्म और क्रोमाटिड, हाँ जो हमने वो बनाई थी, क्रोमाटिड्स उनको जोड़ेगा। ये जोड़ने का काम करेगा ना, माइटोसिस मियोसिस करके बनाई थी ना जो क्रोमाटिड्स 23+X 23+Y, उनको ये जोड़ेगा और एक स्पर्म फॉर्म करेगा। तो ये जोड़ने का काम ही स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है, या स्पर्मेटाजेनेसिस ऐसे करके कुछ था। और स्पर्मिएशन तो वो था कि जब वो हेड से रेटी टेस्टी से बाहर आ जाते हैं। तो अब इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा फॉलिकल काम आएगा, FSH। तो हमें मेल और फीमेल दोनों का पता चल चुका है कि कहाँ काम आता है। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब इसमें ये वाली बात, ऑक्सीटोसिन कहाँ वर्क करता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट आता है, स्मूथ। वो मसल कौन सी होती है, स्मूथ होती है। मेमोरी ग्लैंड की मसल कैसी होती है, स्मूथ होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ नहीं पूछा गया, इसमें डायरेक्ट आगे पूछा गया यहाँ पे आके ग्रोथ हार्मोन के बारे में। अब ग्रोथ हार्मोन में क्या बात करते हैं हम, ग्रोथ हार्मोन में अगर हाइपो सीक्रेशन हो जाए, ग्रोथ हार्मोन यानी हाइपो का मतलब कम, जब सीक्रेशन नहीं होगा तो पिट्यूटरी डार्फिज्म, ये तो सबको पता है, पिट्यूटरी डार्फिज्म हो जाएगा। लेकिन इसका IQ से कोई मैटर नहीं है, है ना, IQ से मैटर नहीं है। हाइपर सीक्रेशन हो जाएगा जब IQ का मैटर थायराइड ग्लैंड में आता है, वहाँ पे IQ कम होता है, यहाँ IQ कम नहीं होता। अब बात करते हैं हाइपर सीक्रेशन, अगर GH हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो जियांटिज्म हो जाए। जियांटिज्म चाइल्ड में और एडल्ट में एक्रोमोलॉजी, ही PYQ में आता है, एक्रोमोलॉजी ही PYQ में आया था, जियांटिज्म आ सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। एक्रोमोलॉजी प्री मैच्योर डेथ, और इसमें प्री मैच्योर डेथ भी हो जाएगी और ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन बढ़ जाएगा। तो एक्रोमोलॉजी PYQ में आया था हाइपर सीक्रेशन करके, और एक्रोमोलॉजी ऐसे लिखा होता है और इधर लिखा था हाइपर सीक्रेशन ऑफ GH हार्मोन। तो एक्रोमोलॉजी क्या है, हाइपर सीक्रेशन, ये याद रखना है, ये यहीं याद रखना है, बार बार याद नहीं करना है बैठ के कि 10 बार आप कॉपी खोल के याद कर रहे हैं कि एक्रोमोलॉजी क्या है, हाइपर सीक्रेशन हो जा रहा है ग्रोथ हार्मोन का, वही एक्रोमोलॉजी है। हाइपर सीक्रेशन हो जा रहा है ग्रोथ हार्मोन का, वही एक्रोमोलॉजी है। हाइपर सीक्रेशन हो जा रहा है ग्रोथ हार्मोन का, वही एक्रोलॉजी है। हाइपर सीक्रेशन हो जा रहा है एक्रोमोलॉजी, हाइपर सीक्रेशन हो जा रहा है एक्रोमोलॉजी। किसका हाइपर सीक्रेशन हो जा रहा है, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन हो जा रहा है एक्रोमोलॉजी। और जियांटिज्म, जियान जैसे बच्चे जो नोबिता डोरेमोन में आते हैं, जियान जैसे बच्चे, जियांटिज्म हो जाएगा, या फिर जाइंट कह सकते हो, जाइंटिज्म या जियांटिज्म, यानी जियान जैसे भैंसे बच्चे जो बच्चों को दबाते हैं तो वो सांड जो हो जाते हैं, वो भी हाइपर सीक्रेशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन को, तो संडे बन जाते हैं जियांटिज्म। और एक्रोमोलॉजी हो जाती है खली जैसे, खली के पास जैसे एक्रोमोलॉजी है ना, वैसे एक्रोमोलॉजी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की। हाँ वैसे खली तो दिमाग से पैदल लगता ही है, लेकिन नहीं, वो दिमाग से पैदल वो अलग ही होते हैं, उनके तो हाथ पैर भी काम नहीं करते। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन, ये तो पता ही है ना, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। और एक और बात, मेमोरी ग्लैंड की, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को भी कंट्रोल करेगा और मिल्क फॉर्मेशन भी करवाएगा, यानी मिल्क फॉर्मेशन भी होगा और मेमोरी ग्लैंड ग्रोथ भी करेगी इसमें। आगे बढ़ते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगले पेज में ACTH के बारे में लिखा है। PYQ में सीधा पूछा जाता है कि स्टेरॉयडल हार्मोन कौन सा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। यानी हमें क्या पढ़ना है कि ACTH क्या करता है। ACTH यानी एसिटो क्यूक्रो ऐसे करके कुछ था, एक सेकंड देख के आते हैं। हालांकि एसिटो का नाम नहीं आता है पर पढ़ लेते हैं। एड्रीनोकॉर्टिको, हाँ कॉर्टिको है ना इसमें, कॉर्टिको, तो कॉर्टिको से याद आ जाएगा। तो एड्रीनोकॉर्टिको पढ़ रहे थे हम। तो ACTH में क्या है, एड्रीनोकॉर्टिको
कॉर्टिको यानी कॉर्टिकॉइड्स हैं इसमें। कौन से कॉर्टिकॉइड्स? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन से कॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो? स्टेरॉइड। कॉर्टिसोल कैसा होता है? स्टेरॉइड हार्मोन होता है। कॉर्टिकॉइड कैसा होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड हार्मोन। ये पूछा जाता है, स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, स्टेरॉइड हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिसोल कैसा होता है? स्टेरॉइड हार्मोन होता है। सीधा सीधा सवाल था, सीधा सीधा कि स्टेरॉइड हार्मोन कौन से होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन कौन से होते हैं, और नीचे लिखा हुआ था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल, सीधा लिखा हुआ था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल। और ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन, ACTH स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करते हैं। अच्छा, मतलब ACTH की वजह से जो है ये सिंथेसाइज होता है ना, फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। यानी सिंपल सी बात है। अब एक और बात हमें पता चली कि ACTH का काम क्या है? ACTH तो हार्मोन है ना, ये हार्मोन रिलीज हुआ किस में? एड्रिनल कॉर्टेक्स में। ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या लिखा है ना, फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्या एड्रिनल कॉर्टेक्स ने देन सिंथेसाइज किया, इसने तो स्टिमुलेट कराया था, स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ सीक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन फ्रॉम दिस। यानी ये बना तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से है, पर ACTH ने इसको स्टार्ट किया था कि भाई तू बना, उकसाया था। ACTH ने उकसाया एड्रिनल को, A से C से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है कि ACTH ने एड्रिनल कॉर्टेक्स को उकसाया, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही स्टेरॉइड हार्मोन, जो कि अभी तक PYQ में ये भी नहीं पूछा गया, पर मैंने बता दिया फिर भी टर्म्स के लिए, ये भी नहीं पूछा गया, सिर्फ इतना पूछा गया था स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा होता है। दिमाग कोई नहीं लगाना चाहता वहाँ पर। स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यानी स्टेरॉइड हार्मोन पूछे तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और भी होते हैं, आगे हम उनके बारे में बात करेंगे। बट एक सेकंड, मैंने एक गलती कर दिया है। आई थिंक मुझे कुछ मॉड्यूल के पेजेस भी चाहिए थे इसमें, वो मैं ले नहीं पाया हूँ। बट वेट, मैं सोचूंगा कुछ इस बारे में, बाद में एक और बार लेके तो उसको भी करा दूंगा, आखिर के पेजेस को भी, है ना। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। TSH थायराइड हार्मोन सीक्रेशन, इसमें कुछ काम की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब सीधा आगे बढ़ते हैं जल्दी, है ना। जो मॉड्यूल्स वाले पेज हैं वो मैं बाद में करा दूंगा। पारस नर्वोसा में क्या पूछा गया था? वैसोप्रेशन में क्या पूछा गया था? अब मैंने क्या एक बात बताई थी कि वैसोप्रेशन में तो डायबिटिस तुम्हारा होगा इंसुबिड, और एक मेलाइटस भी होता है, मेलाइटस दूसरे में होता है, इसमें इंसुपिड होता है। एक सेकंड, इसमें दिखा भी देते हैं कहाँ पे। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिखा है डायबिटिस इंसुपिड, यानी ADH में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था मैचअप में मुझे अभी भी याद है। ADH तो मैचअप में दे रखा था और डायबिटिस इंसुपिड दे रखा था। तो ADH क्या होता है? वैसोप्रेशन ही तो ADH होता है। तो डायबिटिस इंसुपिड में क्या होता है? डायबिटिस इंसुपिड में होता है कि लॉस ऑफ वाटर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ADH काम नहीं कर रहा होता, वैसोप्रेशन काम नहीं कर रहा होता। तो जो हमने बात करी थी, लीडिंग टू हाई वाटर लॉस हो जाता है ना, जबकि ये सब नहीं पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछा गया था। तो क्या क्या पूछा गया था मैं बताता हूँ। एक सेकंड, एक बार तो पूछा गया था वैसोप्रेशन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। एक बार पूछा गया था वैसोप्रेशन और ऑक्सीटोसिन, ADH नाम याद रखना। वैसोप्रेशन और ऑक्सीटोसिन कहाँ रिलीज होते हैं, मतलब कहाँ सिंथेसिस होते हैं? हाइपोथैलेमस में। एक बार ये क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन याद है मुझे इससे। एक तो ये थे कि ये हाइपोथैलेमस में होते हैं, है ना। बाकी ये हैं कहाँ पे? ये पिट्यूटरी ग्लैंड में अभी फिलहाल स्टोर। अब इनसे बीमारी कौन सी होगी? डायबिटिस इंसुपिड। कहाँ पे होगी? किडनी में होगी। डायबिटिस इंसुपिड होगी, किडनी में होगी, जिससे क्या होगा? पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा और वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। अब हम इसमें नीचे चलते हैं थोड़ा सा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, यानी पानी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा। किसकी वजह से? वैसोप्रेशन की वजह से। जब यही बिगड़ जाएगा तो क्या पानी बिल्कुल लॉस करने लग जाएगा? यही बात हमने पढ़ी है। इसका फीचर कुछ पूछता नहीं है, कुछ भी नहीं पूछता। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछता है? ये पूछता है कि रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू यूराइन डायूरेसिस। हाँ, डायूरेसिस आया था एक बार, ऐसे आया था, डायूरेसिस दे रखा था। और मैचअप में, इसमें मैचअप बहुत पूछता है, और मैचअप में ADH दे रखा था डायूरेसिस के साथ। तो हमने क्या क्या जाना है, हमें क्या क्या लिखना होगा अपनी कॉपी में? हमें अपनी कॉपी में सिर्फ उतना लिखना है, जितना हाईलाइट है, हाईलाइट से ऊपर नहीं भगना है। तो हमने क्या क्या देखा, हम 2-3 बात कर लेते हैं वैसोप्रेशन के बारे में। वैसोप्रेशन में एक तो ये ADH हार्मोन है, तो इसका मैचअप आया था डायबिटिस इंसुपिड से। एक ये बात याद रखनी है। एक इसका मैचअप आया था डायूरेसिस से। एक ये कहाँ है? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड में, इतना सा आया था। और एक ये आया था कि ADH कहाँ है? किडनी में। अगर बॉडी की बात करें, किडनी में दिक्कत करता है ना, अगर इसकी डायबिटिस इंसुपिड होता है तो किडनी में होता है, ठीक है। वैसोप्रेशन और क्या होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा गया, है ना। और डायूरेसिस क्या होता है कि रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू यूरिन इज डायूरेसिस। यानी देखो, कहने का मतलब है बीमारी का नाम तो है डायबिटिस इंसुपिड, लेकिन कंडीशन का नाम क्या है कि आपकी डायूरेसिस की कंडीशन बन रही है, यानी आपको बार बार पेशाब आ रहा है, आपके पेशाब रुक नहीं रहे हैं, तो उसी को बोलेंगे वाटर लॉस थ्रू यूराइन डायूरेसिस, यानी वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। डायूरेसिस देखो ADH दे देगा,
डायूरेसिस दे देगा बगल में, और एडीएच डायूरेसिस दे देगा बगल में, और एडीएच के साथ क्या कहते हैं वैसोप्रेसिन दे देगा, है ना, डायूरेस दे देगा, और क्या दे सकता है जो जो सबसे ज़्यादा चांस है, जो देता ही देता है, चाहे क्वेश्चन लगा लेना, डायबिटिक इंस्यूपिड, डायबिटिस इंस्यूपिड, इंस्यूपिड, डायबिटिस इंस्यूपिड। आई वाला किस में है, आई वाला एडीएच में, याद रखना, क्योंकि अभी डायबिटिस मेलाइटस भी आएगा तो हमें याद रखना है, इसलिए वो कंफ्यूज करने के लिए तो देता है, डी और आई और डी और बी मैचअप में दे देता है, डायबिटिस सॉरी डी और एम दे देगा, डायबिटिस मेलाइटस, डायबिटिस इंस्यूपिड दे देगा, और मैचअप में क्या रख देगा ऑप्शन में रख देगा तुम्हारा वैसोप्रेसिन, यहाँ पर एडीएच, लेकिन हमें क्या बनना है, डायबिटिस इंस्यूपिड, डायबिटिस इंस्यूपिड। अच्छा, ये टॉपिक हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। आगे इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, एडीएच, डायबिटिस इंस्यूपिड, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें बस एक बात याद रखनी है, पिट्यूटरी ग्लैंड में बस लिखना क्या है, हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है। यानी अब तक मैं बता दूं, अगर तुम्हें लिखना क्या क्या है, तो लिखना क्या क्या है तुम्हें बच्चों, अभी एक सेकेंड, लिखना क्या क्या है, लिखना सिर्फ इतना है कि ये ऑर्गेनाइज पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, सिर्फ इतना लिखना है। और क्या लिखना है तुम्हें, लिखना है ये डक्टलेस होती हैं, बस इतना लिखना है, ये डिस्टिंक्टली होती हैं अपनी टारगेटेड, और बस ये लाइन लिखनी है, और ये ट्रेस अमाउंट में, बस ये 4 लाइन लिखनी है यहाँ से, है ना, ये लेक्चर में देख के और लिख लेना, ये बस 4 लाइन लिखनी है। और हाइपोथैलेमस में कुछ नहीं लिखना, और क्या लिखना है, और इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, ये हार्मोन वाली बात भी नहीं लिखनी है, इतनी कोई काम की नहीं है, आगे वैसे भी पूरी लिखी हुई है, ठीक है, सिर्फ ये बात लिखनी है, लेक्चर में देख लेना, और साथ के साथ अभी यहाँ से ही लगाना लेक्चर को, और तब लिखना, है ना। और इसमें ये लिखना है एडिनो हाइपोसिम, ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, ये सारे लिख लेना, नाम इनके, पैरा, जीएच, ये सारे याद तो भी हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो हार्मोन्स के नाम पूछ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना। इस चैप्टर की खासियत ये है कि इसमें वो नहीं पूछना चाहता, घुसना नहीं चाहता, घुसने से मेरा क्या मतलब है, वो नहीं चाहता कि मैं डिटेल में पूछूं या क्या पूछूं, वो डायरेक्ट बोल देगा। आपको बता देने एडिनो हाइपोफाइसिस में कौन से होते हैं, और पारस नर्वोसा में कौन से होते हैं। तो पारस डिस्टिलस जो है एडिनो हाइपोफाइसिस का, पारस डिस्टिलस जो है, पारस डिस्टिलस याद रख लेना है, पारस नर्वोसा तो याद ही रहेगा, तो पारस डिस्टिलस आ जाए, एडिनो हाइपोफाइसिस आ जाए, तो ये सारे याद आने चाहिए, जीएच, टीएसएच, पीआरएल, एसीटीएच, ये सारे जो सेक्स हार्मोन होते हैं ये सारे, और एक ये जो कॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है, यानी जीएच भी ग्रोथ हार्मोन भी उसी का है, थायराइड भी उसी का है, प्रोलैक्टिन भी उसी का है, एलएच भी, एफएसएच भी, अलग क्या है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, एक ये लिख लेना है ना। बस ये लिखने के बाद क्या लिखना है, ये लिखने के बाद लिखना है, एक सेकंड, ये लिखने के बाद लिखना है बस ऑक्सीटोसिन और स्मूथ मसल, कुछ भी नहीं लिखना है इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है ना। और क्या लिखना है, और इसको और कुछ लिखना है क्या, नहीं, और इसमें लिखना है जीएच हार्मोन। इसमें जितना भी दिमाग लगाया था ना ऑक्सीटोसिन में, क्या हाइपोथैलेमस पहले एक से कहेगा कि तू रुक जा, और फिर खुद कहेगा कि मैं आ रहा हूँ, जो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी दिमाग, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। दूसरी चीज़ क्या लिखनी है आपको, दूसरी चीज़ लिखनी है जीएच, ये दोनों पॉइंट लिख लेना कि ग्रोथ हार्मोन गिर जाए तो क्या होगा, बढ़ जाए तो क्या होगा, बस ये लिख लेना, ठीक है। और ये लिख लेना कि रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, क्योंकि ये काम की बात है थोड़ी, कि हाँ ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को भी रेगुलेट करती है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें से क्या लिखना है, इसमें से एग्जैक्टली इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास, यही लिख लेना, पर हाईलाइट इसे कर लेना, क्योंकि पूछा यही गया था अब तक। बाकी बात क्या है कि एसीटीएच ने उकसाया एड्रेनल कॉर्टेक्स को, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स ने ये बनाया, ठीक है। टीएसएच मत लिखना, टीएसएच में ऐसा कुछ है नहीं, है ना। और एलएच एफएसएच तो वैसे भी हम बात कर लेंगे आगे, तो ये भी मत लिखना है, एलएच एफएसएच आगे बात हो जाएगी, है ना। मेलिनोसाइट एमएसएच, मेलिनोसाइट्स पता ही है, पिगमेंट इंटरमीडिया, पारस इंटरमीडिया में आते हैं, ये भी पता है, पारस इंटरमीडिया में आते हैं, है ना। ये लिखना मत, ये मत लिखना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ क्या लिखना है, यहाँ ऑक्सीटोसिन मत लिखना, ठीक है, यहाँ ऑक्सीटोसिन मत लिखना। एक काम करना, वन आइडिया आई हैव, ये जो ऑक्सीटोसिन है ये यहाँ मत लिखना, यहाँ हाइपोसिक्रेशन करना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। ओके, बैक हटाओ, ऐसे रुको, मैं मेरी बात सुनो। तो क्या करना है, कैसे लिखना है, इसे यहाँ मत लिखना, वैसे भी ये यहाँ का पॉइंट है नहीं, इसे यहाँ मत लिखना। एक छोटी सी बात है, यहाँ से शुरू करना, इधर से शुरू करना, ठीक है, इधर से ध्यान रखना, इधर से शुरू करना, और इधर से शुरू करके क्या करना है हमें, एक सेकेंड, डिलीट ऑल, हमें क्या करना है, यहाँ जाना है, पारस नर्वोसा लिखना है, वो इसका पार्ट है ना, यहाँ लिखना। और ऑक्सीटोसिन में सिर्फ इतना लिखना, एक्ट ऑन स्मूथ मसल, किस पे एक्ट करेंगी, स्मूथ मसल, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, एक्ट ऑन स्मूथ मसल के अलावा कुछ नहीं लिखना। और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे एग्जैक्ट लिख लेना है, वैसोप्रेसिन और एडीएच लिखना है, फिर उसके नीचे लिखना है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके नीचे लिखना है डायबिटिस मेलाइटिस, उसके नीचे लिखना है किडनी, और सबको हाईलाइट करना है। और ये वाला रिड्यूस वाटर और ड्यू टू क्या कहते हैं, डायूरेसिस कंडीशन। अब ध्यान रखना क्या लिखना है, अब इसके अगले पेज जाएंगे, बस ये 4 पॉइंट लिखने हैं, और 4 पॉइंट लिखने के बाद इसके अगले पेज जाएंगे। अब यहाँ पे लिखना है डायबिटिस इंस्यूपिड, है ना, ड्यू टू क्या लिखा है इसमें, अफेक्टिंग सिंथेसिस ऑन रिजल्टेंट डिक्रीज, हाँ यही एडीएच डिक्रीज। तो ए वाली बात ध्यान रखनी है, क्योंकि मैचअप में तो यहाँ पे ना एक बात लिख लेनी है, एडीएच ऐसे, एडीएच इक्वल टू में डायबिटिस
इंस्यूपिड, और इधर नीचे लिख देना है कॉलम में कि लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर ADH में डिक्रीज का साइन बना देना है। तो ADH से, क्योंकि वो ADH से ही पूछ रहा है, वो वैसोप्रेसिन नहीं देता है, वो वैसोप्रेसिन नहीं देता है। तो कैसे लिखना है, पहले ADH लिखना है, ऊपर डिक्रीज का साइन बनाना है, यहाँ पे लिखना है डायबिटिस इंस्यूपिड, डायबिटिस इंस्यूपिड में लिखना है लॉस ऑफ वाटर, है ना। और इस कंडीशन के ब्रैकेट में यहाँ लिख लेना डायूरेसिस, ये भी याद रहेगा। डायूरेसिस कंडीशन को ही क्या कहा जाएगा, डायबिटिस इंस्यूपिड, इसी को डायूरेसिस कंडीशन कहा जाएगा। क्या, थ्रू यूरिन, ये लिख लेना, थ्रू यूरिन वाटर लॉस हो रहा है, थ्रू यूरिन, है ना। आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट पूछेगा। अब बात करते हैं इसकी, इसमें क्या लिखना है, अभी इसको पढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड में क्या होता है, ये मेलाटोनिन करती है, मेलानिन अलग होती है, मेलानिन कलर पिगमेंट होती है, मेलाटोनिन पिगमेंट होती है। इसमें बस एक ही बात पूछी जाती है बार बार, ये 24 आवर, ये रिदम साइकिल, ये स्लीप वेक साइकिल, यानी जहाँ पे देखो इसके टर्म्स ना बड़े अटपटे हैं, कहीं 24 आवर्स रिदम ऑफ बॉडी दे देगा, कहीं स्लीप वेक साइकिल, है ना। बॉडी टेम्परेचर तो मैंने नहीं देखा, पर कहीं स्लीप वेक साइकिल, कभी एक क्वेश्चन था कि अगर आप सो भी जाते हैं तो आपके हार्ट बीट और ये सब कैसे चलती रहती है, ये चलती है पीनियल ग्लैंड, ये रिदम साइकिल करता है, यानी कहीं भी 24 आवर आ जाए रिदम साइकिल या स्लीप वेक साइकिल आ जाए तो हमें क्या लिखना है, पीनियल ग्लैंड पे क्वेश्चन आता है ना, वो मैंने आगे लिखा हुआ है वैसे, पर यहाँ हमें क्या लिखना है नोट्स में, कि हमें नोट्स में लिखना है बस इतना सा, बस इतना सा। ये पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म, डिफेंस में ये कुछ भी नहीं पूछा गया, ये कुछ भी नहीं पूछा गया, है ना। ये पूछा गया था कि 24 आवर, और अभी भी मैं कल परसों क्वेश्चन किए थे उसमें भी पूछा गया था ना, ये पूछा गया डोर्सल साइड बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, मैं बताऊँ भी ना, कोई मतलब नहीं। अब क्या पूछा जाता है, अब इसमें सीधे सीधे एक बात पूछी गई थी कि टेट्रा आइडोथायरोडीन, ठीक है, थायरोक्सिन, इसमें ये वाला टर्म दिया हुआ था थायरोक्सिन, है ना, और पूछा हुआ था थायरोक्सिन में मैचअप है, चेक कर लेना, मैचअप है, मैचअप, डायरेक्ट मैचअप, इसमें मैचअप बहुत है ना, स्टेटमेंट से ज़्यादा मैचअप है इसमें, क्योंकि मैचअप में कई सारे टर्म्स पूछ लेते हैं लोग। थायरोक्सिन का मैचअप क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, थायरोक्सिन का मैचअप क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो हमें क्या करना है, हमें दो बातें पूछी गई थी यहाँ से, पहली तो ये गोइटर वाली। अब थायराइड थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थायराइड से ये लोग हल्का सा सोचना शुरू कर देते हैं और थायराइड से थोड़ा क्वेश्चन देने लगते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये देते हैं टेट्राइडोथायरोनाइन, ठीक है, टेट्राइडोथायरोनाइन लिखना है तुम्हें, इसका नाम नहीं पूछा जाता है, इसका नाम पूछा जाता है, लेकिन हम इसको भी लिखेंगे साथ में पता होने के लिए। तो थायरोनाइन, लेकिन इसको हाईलाइट नहीं करना है, इसको हाईलाइट करना है, थायरोक्सिन को हाईलाइट करना है, नाम दोनों का लिखना है, लेकिन थायरोक्सिन को हाईलाइट करना है। और थायरोक्सिन को हाईलाइट करके इसमें 80% ये भी लिख ही लेना, है ना, 80% और थायरोक्सिन। और बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी थायरोक्सिन क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट देता है, थायरोक्सिन क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक कंट्रोल कर रहा है ना, जब भी तो आदमी मोटा हो जाता है। अगर थायरोक्सिन थायराइड बढ़ जाए तो आदमी मोटा क्यों हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए बेसल मेटाबॉलिक रेट। थायरोक्सिन थायराइड से याद आना चाहिए, थायराइड में दो कंडीशन होती हैं, या तो थायराइड आदमी को पतला कर देता है, पता होगा, थायराइड या तो पतला कर देगा, पतला या मोटा कर देगा, क्यों कर देगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, थायरोक्सिन क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इससे याद रहेगा, है ना। मोटा पतला क्यों हो जा रहा है, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट बिगड़ जाएगी, किसकी वजह से, थायरोक्सिन की वजह से। 80% T4 होता है ना, 20% ये भी लिख लेना, 20% थायरोडीन होता है, T3 20%, ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब बात करते हैं आगे, थायराइड ग्लैंड को कॉमनली गोइटर कहा जाता है। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से गोइटर से, एक क्वेश्चन हर साल पक्का आता है गोइटर से। क्या आता है गोइटर से पक्का, कि थायराइड ग्लैंड को क्या कहा जाता है, गोइटर, ये बहुत इंपॉर्टेंटली लिखना है, थायराइड ग्लैंड को क्या कहा जाता है, गोइटर। और डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन अवर डाइट, T4 T3 एनलार्जमेंट ऑफ गोइटर, यानी ये वाली लाइन भी लिखनी है, जो ऊपर लाइन है ये पूरी लिखनी है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पूरी लाइन का मतलब है कि डेफिशिएंसी हो जाए, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए अपनी डाइट में, है ना, इससे तो कहते हैं वो बीपी गिर गया, और वो बीपी बोल रहा हूँ, ज़्यादा हम अगर आयोडीन वगैरह खा लेते हैं, है ना, तो थायराइड गिरने वगैरह, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो जाए, है ना, तो कुछ रहता है उसका थायराइड का, उससे रहता है, टमाटर वगैरह कुछ बोलते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, तो कुछ रहता है कि डाइट में अगर आयोडीन नहीं है, जिसमें आयोडीन में तुम्हारा T4 यानी 80% थायरोक्सिन नहीं है और 20% ये नहीं है, इसलिए मैंने बोला था T3 T4 भी साथ में लिखने हैं, है ना। ये क्या लिखा है, ट्रायोडोथायरोनिन नहीं है अगर आपके फूड में, तो आपका फूड में अगर थायरोडिन नहीं है और थायरोडिन के साथ थायरोक्सिन नहीं है, कितना, 80% और 20%, थायरोडिन 20%, थायरोक्सिन 80% और थायरोनाइन 20%, अगर आपके फूड में ये नहीं है तो इससे क्या होगा, एनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड, यानी
थायराइड ग्लैंड को गोइटर नहीं कह रहे हैं, थायराइड ग्लैंड को गोइटर नहीं कह रहे हैं। गोइटर किसे कह रहे हैं, इसलिए मैंने बोला पूरा लिखना और पूरा हाईलाइट करना। मैंने आधा हाईलाइट किया है इसलिए कन्फ्यूजन बन रही है। एनलार्जमेंट भी हाईलाइट होगा। कहने का मतलब क्या है, ये नॉर्मल गला है, ठीक है, ये नॉर्मल गला है किसी इंसान का। अगर उसको थायराइड हुआ तो वो गला ऐसे लटक जाता है, आदमी का गला लटक जाता है नीचे की तरफ, तो उसको बोला जाता है गोइटर। यानी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज गोइटर। यानी अगर आपके अंदर थायराइड बढ़ रहा है तो आपका गला लटक जाएगा और आपको गोइटर की समस्या बन जाएगी। गोइटर एक गोइटर तरीके का आपके गले में गट्टा बन जाएगा, गट्टा एक गट्टा बन जाएगा आपके गले में, ठीक है, थायराइड का। ओके, तो थायराइड का बढ़ना ही गोइटर कहलाता है। ये पूरा हाईलाइट करना है। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉमनली कॉल्ड एज गोइटर। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आता है। क्रेटेनिज्म से आएगा यहाँ तो, है ना, कई बार तो दो भी आए, यहाँ तो क्रेटेनिज्म से आएगा, या दूसरा कहाँ, ये रहा ग्रेविस डिजीज़, यहाँ तो ग्रेविस डिजीज़ और एक्सोपैथेलिक गोइटर से आएगा। ये कन्फर्म है, तीनों स्टेट कन्फर्म है और हर साल क्वेश्चन आता है इससे, है ना, क्योंकि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन की टेंडेंसी रहती है, 3-4, तो एक क्वेश्चन तो इनसे कंफर्म रहता है और कभी कभी 2 भी आए, तो एक तो कंफर्म ही है हर साल। तो कंफर्म क्या है, तो कंफर्म है तो बहुत ध्यान से सुनना। क्रेटेनिज्म क्या होता है, क्रेटेनिज्म का मतलब होता है 2 तरीके की बीमारियां होती हैं थायराइड। एक तो थायराइड गिरने पे तो होती है क्रेटेनिज्म, और यहाँ पे लिख रही है एक्सोपैथेलिक गोइटर और ग्रेविस डिजीज। अब गोइटर तो तभी बनता है ना जब आयोडीन बढ़ जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा थायराइड का, तो जब एनलार्जमेंट होगा तभी तो गोइटर होगा, यानी इसमें तो ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी, ये वाली बात याद रखनी है। हालांकि इसको जितना अच्छे से याद कर लो उतना बेहतर है, क्योंकि क्वेश्चन तो कंफर्म आना है, इस पर कंफर्म आना है, ये तो कोई बदल ही नहीं सकता, क्योंकि हर बार आ रहा है, कोई बात छूटीता ही नहीं है इसमें से क्वेश्चन। तो बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ना आदमी भूल जाता है, ध्यान नहीं देता। क्रेटेनिज्म में क्या लिखा है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ये लिखना है, ठीक है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी थायराइड हार्मोन का बहुत ही कम सिक्रेशन हुआ है, थायराइड हार्मोन का बहुत ही कम सिक्रेशन हुआ है, करेक्टराइज्ड बाय स्टंट ग्रोथ, और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंट ग्रोथ, और वो कैसा हो जाएगा, वो बच्चा पागल हो जाएगा। क्यों, उसका आईक्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जो हमने बात करी थी अभी, जो हमने एक्रोमोलॉजी देखा था, जो हमने जियांटिज्म देखा था काय में, जीएच हार्मोन में, उन सब में आईक्यू लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, बॉडी में इफेक्ट पड़ा। लेकिन क्रेटेनिज्म में क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन हो जाता है, यानी सिक्रेशन गिर जाता है थायराइड हार्मोन का, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैरेक्टराइज हो जाता है बाय स्टंट ग्रोथ, यानी एक तो बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा, ऊपर से क्या होगा, लीडेड टू, ये भी लिखना है, ये वाला पॉइंट भी लिखना है, ये वाला है ना, लीडेड टू स्टंट ग्रोथ, मेंटल क्रेटेनिज्म, PYQ, लो IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट और एबनॉर्मल स्किन और डीफ म्यूटिज्म। ये मत लिखना, डीफ म्यूटिज्म, एबनॉर्मल, ये वाला मत लिखना, इनमें ये मत लिखना, ये इतना नहीं पूछेगा। वो IQ का पूछता है, IQ गिर जाएगा क्रेटेनिज्म, वो पूछता है कि IQ किस में गिरेगा, तो IQ किस में गिरता है, IQ गिरता है थायराइड के गिरने पे। थायराइड के गिरने को क्या बोलेंगे, क्रेटेनिज्म। ये कई बार गलत हुआ है, इसलिए ध्यान रखना। क्रेटेनिज्म क्या है, IQ का गिरना। क्रेटेनिज्म क्या है, IQ का गिरना। क्रेटेनिज्म क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर का रुक जाना। क्रेटेनिज्म क्या है, थायराइड का ना बढ़ना। क्रेटेनिज्म क्या है, थायराइड हार्मोन का कम हो जाना। यही क्रेटेनिज्म है, बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन कंफर्म आना है। तो स्टंट ग्रोथ होगी, क्रेटेनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, यानी थायराइड गिर जाएगा, यानी क्या लिखना है, क्रेटेनिज्म लिखना है, हाइपोथायरॉयडिज्म लिखना है, और ये वाली लाइन PYQ की है। अब पता है इससे कितने PYQ आए, एक तो डायरेक्ट ये PYQ था, मैचअप में स्टेटमेंट दे रखी थी, एक ये PYQ था, मैचअप में स्टेटमेंट दे रखी थी, ये भी PYQ था, मैचअप में स्टेटमेंट दे रखी थी, और IQ किस में होता है, किसमें, ये भी एक PYQ था। मेरे को तो इतने मिले, और भी हैं इसमें, मतलब और बाकी सब रिपीटेड है, मतलब कहने का मतलब यही वाला IQ वाला PYQ मैंने 2 बार देख लिया, ये वाला PYQ मैंने 3 बार देख लिया, क्रेटेनिज्म से हाइपोथायरॉयडिज्म को मिलाने वाला PYQ मैंने 2 बार देख लिया, यानी कह सकते हैं कई बार पूछा जा चुका है क्रेटेनिज्म। ठीक है, तो ग्रोइंग बेबी, ये क्या लिख रहा है, ग्रोइंग बेबी क्रेटेनिज्म, मैच्योरेशन नहीं, ये सब नहीं पूछता है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, ये वाला यानी क्रेटेनिज्म लिखना, पहले ये सब लिख लेना, हाइपोसिक्रेशन ऑफ, ठीक है, हाइपोसिक्रेशन यानी, नहीं ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ इसको कैसे लिखना है, ध्यान से पहले हम इसमें लिखेंगे क्रेटेनिज्म में ऐसा वाला ब्रैकेट डालेंगे, जैसे यहाँ ग्रेविस डिसीज में डाला है, ग्रेविस डिसीज में डाला है ना, और इसमें लिखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड का गिर जाना, हाइपो ब्रैकेट डाल के, फिर उसके इक्वल में ये लिखना है, और फिर उसके बाद लीडेड टू, यहाँ पे जो स्टंट ग्रोथ है ना, स्टंट ग्रोथ के बाद ये लिख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन तक, बस ये एबनॉर्मल स्किन और ये सब नहीं लिखना है, ये सब नहीं पूछता है ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, ये याद हो गया क्रेटेनिज्म, अब नहीं भूलना क्रेटेनिज्म क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये साथ में ब्रैकेट लगा के लिखना है यहाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म, इससे याद रहेगा, क्रेटेनिज्म ब्रैकेट में आना चाहिए ऐसे, ये क्रेटेनिज्म लिखा है तो ब्रैकेट में, मुझे तो पता नहीं था, PYQ का तो मैंने नहीं लिखा, हाइपोथायरॉयडिज्म, मुझे PYQ का नहीं पता था ना, कैसे PYQ आते, तो क्रेटेनिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, इस तरीके से इसको लिखना है, क्रेटेनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है जो कि ये वाली है, और स्टंट ग्रोथ के बाद नीचे वाला लिखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में पहले से लिखा हुआ है, इसी तरीके से हमें ऊपर लिखना है कि पहले लिख देना है, या तो इधर लिख दो या इधर लिख दो, कहीं भी लिख दो। पहले लिखना है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, और फिर लिखना है इधर में क्रेटिनिज्म। एक्रोमोलॉजी याद रखना, एक्रोमोलॉजी। और जियंटिज्म, जीएच हार्मोन का बढ़ जाना। जियंटिज्म चाइल्ड में जियान गाना गाता है सांड कहीं का। और एक्रोमोलॉजी एडल्ट वाले सांड, खली जैसे। एक्रोमोलॉजी भी पूछता है। अब बात करते हैं एक्सोपैथेलिक गोइटर और ग्रेविस डिजीज़ के बारे में। तो एक्सोपैथेलिक गोइटर को एक और नाम देते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब ये भी ब्रैकेट में यहाँ तीसरा लिख लेना इसमें, हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसे करके हाइपरथायरॉयडिज्म, क्योंकि इसका पीवाईक्यू भी आता रहता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये पीवाईक्यू की लाइन लिखी हुई है मैंने ऊपर अलग से। हाइपर सिक्रेशन जब पीवाईक्यू का पता चला जैसे जैसे, तो मैंने उसी तरीके से लिखा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। एग्जैक्ट मैचअप में ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी, उसी के साथ सारे मैचअप में थे ये, एक्सोपैथेलिक और क्रेटिनिज्म और ग्रेविस डिजीज जैसे मैचअप में थे, और उनमें इनकी स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी। तो इसकी स्टेटमेंट है हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा आ रहा है, जब तो वो गोइटर बन गया। नीचे गोइटर क्या है, गला लटक गया ऐसे, गोइटर बन गया। क्या गोइटर जी से होता है, क्या जी से ग्रेविस डिजीज होता है? तो क्या भूल जाएंगे ग्रेविस डिजीज और गोइटर को? नहीं, यानी एक्सोपैथेलिक गोइटर तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। गोइटर तो बनता ही जब एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। एनलार्जमेंट कब होता है? एनलार्जमेंट किसी चीज़ का एनलार्जमेंट कब होगा? जब उसमें थायराइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा, तो वो एनलार्ज हो जाएगा और वो बना लेगा गोइटर। क्या हमने ये बात पढ़ी थी कि एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज गोइटर? यस, हमने पढ़ी थी एनलार्जमेंट को हाईलाइट कर लेना अच्छे से। तो आगे हम पढ़ते हैं एक्सोपैथेलिक गोइटर, और इसको एक्सोपैथेलिक गोइटर भी कहते हैं। गोइटर से समझ में आ जाएगा ज़्यादा सीक्रेशन थायराइड ग्लैंड का। और ग्रेविस डिजीज भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म। उसको हाइपो बोला था, इसको हाइपर, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के हाइपर लिख लेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म लिख लेंगे। अब हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या मतलब है? हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड पिट्यूटरी के बाद ये क्या लिख रहा है? एक सेकेंड, पिट्यूटरी हाइपर सिक्रेशन, वेट मुझे देखना पड़ेगा। पिट्यूटरी आईबॉल हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड, अच्छा, प्रोट्रूडिंग आईबॉल। अरे हाँ, ये तो पूछता है डायरेक्ट, ये लिखा, वो मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है, इसलिए मैंने नीचे भी हाईलाइट किया हुआ है। देखो क्या लिखना है इसको, पहले तो ये वाला लिखना है, ठीक है, और फिर ये वाला लिखना है, ठीक है। और इसमें ये वाला स्टेटमेंट भी डायरेक्ट आता है, ये लिख रहा है पोर्चुगीज ऑफ आई के बारे में लिख रहा है, आई बॉल का, ये डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है इसका, डायरेक्ट स्टेटमेंट। यानी पहले ये लिखना है, यहाँ पे हाइपर लिखना है, हाइपरथायरॉयडिज्म, फिर उसमें एक्सप्लेनेशन में ये लिखना है, यहाँ तक है ना, ये लिखा हुआ है ना, इसको देख लेना, और ये लिखा हुआ है, और फिर इसको एक बार अलग से और लिखना है ग्रेविस डिजीज़ के आगे, क्योंकि ये डायरेक्ट पीवाईक्यू था, मेरे को याद है, मैंने अच्छे से देखा था, ये पीवाईक्यू ग्रेविस डिजीज़ के आगे डायरेक्ट था, पोर्ट्रूजन ऑफ आईबॉल्स। और हम ये भूल जाते हैं, हम क्या करते हैं, पूरे में सोच के रख लेते हैं, और जब पूरा नहीं दिखता तो हम इसे भूल जाते हैं। इससे पीवाईक्यू लगाने में यही फ़ायदा मिला मुझे, एक तो ये पूरे स्टेटमेंट के साथ आया था, है ना, इसके साथ एक्सोपैथेलिक के साथ आया था, एक तो एक्सोपैथेलिक गोइटर के साथ, और ग्रेविस डिजीज़ के साथ ये डायरेक्ट आया था मैचअप में। तो क्या समझते हैं हम, एक बार तो ये पूरा लिख लेना है इसके साथ, यहाँ पे जब पता ना चले तो इधर देख लेना, स्पेलिंग ये यहाँ पे सही लिख रही है, पूरा लिख लेना इसको एक बार, तो ये तो एक बार पूरा आया था, और एक बार फिर नीचे एक और बार लिखना है ग्रेविस डिजीज़, है ना, उस ग्रेविस डिजीज़ के बाद ये लिख लेना है पार्चुरेशन पार्चुरूजन ऑफ आईबॉल, पार्चूजन ऑफ आईबॉल्स, ठीक है, हो गया, ये हो गया डन। आगे बढ़ते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मेरे मॉड्यूल में लिखे हुए हैं, तो वो मैं मॉड्यूल से एंड में करा दूंगा, पर बता देता हूँ पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। पैराथायरॉयड ग्लैंड में जो कि है कैल्शियम, इतना बता देता हूँ कि कैल्शियम इंक्रीज ब्लड में कौन करता है, ये पीवाईक्यू है, ये इसको हाईलाइट कर लेना, इसको करना है, लिखना है कि कैल्शियम है उसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड ये कहाँ होती है, ये जो थायराइड बना होता है ना, 4 मुआ थायराइड होता है, उसके ऊपर एक छोटी छोटी सी पैराथायरॉयड ग्लैंड लगी होती है। तो अब ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना, ये क्या करती है, इंक्रीज कर देती है ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्लड में कैल्शियम को। यानी एक सवाल आया था बड़ा अच्छा, मुझे पीवाईक्यू याद है, बड़ा ही अच्छा पीवाईक्यू था कि बॉडी में पैराथायरॉयड ग्लैंड कब ज़्यादा सीक्रेट होगी, और ऑप्शन में दे रखा था CA इंक्रीज होगी तब, CA2 डिक्रीज होगी तब। अब एक सीधी सी बात है, कैल्शियम बढ़ेगा तो मतलब कैल्शियम बढ़ ही रहा है, तो पैराथायरॉयड की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि पैराथायरॉयड का काम क्या है, पैराथायरॉयड का काम है कैल्शियम को बढ़ाना, पर जब कैल्शियम पहले से ही बढ़ रहा है तो फिर तो भाई उसका कोई काम नहीं है ना। अब जो गधे बच्चे होंगे वो तो ये सोचेंगे अरे इसका फंक्शन था कि ये कैल्शियम बढ़ा देता है, अरे इसका फंक्शन था, बस ये वाली लाइन लिखनी है, अरे इसका फंक्शन था ये होता है हाइपरसेलेमिक हार्मोन
ये वाली लाइन लिखनी है बस, ये वाली नीचे, हाइपरसेलेमिक हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम। अब जो गधे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, गधे बच्चे इसमें सोचेंगे कि ये तो ब्लड का कैल्शियम बढ़ा रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, पट से कैल्शियम को मार देंगे कि हमने तो ब्लड का कैल्शियम बढ़ते हुए देखा था। वो ये नहीं सोचेंगे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में इकलौता इन लोगों ने बेचारों ने दिमाग लगाया एनटीए वालों ने, और उसमें बच्चे फंस गए कि पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है। पैराथायरॉयड ग्लैंड है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड में जब ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पैराथायरॉयड ग्लैंड कब रिलीज हो रही है, कब एकदम से रिलीज हो रही है, ये जब रिलीज होगी जब कैल्शियम गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसका काम क्या है, कैल्शियम को वापस इंक्रीज कराना, यानी इसका काम है इंक्रीज कराना। उन्होंने पहली बार दिमाग लगाया कि भाई पैराथायरॉयड कब रिलीज करेगी, जब कैल्शियम गिर जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें इसमें यहाँ साथ के साथ लिख लेना चाहिए, बोल दे रहा हूँ, बोलने का लिख लेना कि in which time parathyroid gland is increase parathyroid gland secrete their enzyme increase their enzyme secretion, ऐसा कह सकते हैं, increase their enzyme या हार्मोन secretion, यानी in which time the parathyroid gland increase their hormone secretion। और ये क्या सीक्रेट करती है भी देख लेते हैं, पेप्टाइड सीक्रेट करती है, ये लिख सकते हैं पैराथायरॉयड में, ये वाली बात लिख सकते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन कौन है, पेप्टाइड हार्मोन, ये बताना भूल गया मैं, पेप्टाइड हार्मोन। तो इन विच टाइम पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट हाई पेप्टाइड हार्मोन, किस टाइम पे करेगी, तो उसमें इक्वल टू लगा के लिखना है एट द टाइम ऑफ कैल्शियम ड्रॉप आउट, जब कैल्शियम ड्रॉप आउट हो जाएगा, कैल्शियम गिर जाएगा उस टाइम पे। वाई उसके नीचे लिखना है, वाई उसमें लिखना है, वाई में बिकॉज इट इज़ अ हाइपर कैल्शियम इसमें हाई होता है, कैल्शियम बढ़ा देता है। तो इसमें हमें लिखना है कि व्हेन कैल्शियम इज ड्रॉप आउट व्हेन कैल्शियम इज ड्रॉप आउट द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन, ऐसे करके हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। एक सेकंड में मॉड्यूल भी खोल लेता हूँ साथ में, उसके बाद ठीक है, लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। इसमें बस इतनी सी बात लिखनी है, पैराथायरॉयड ग्लैंड में बस इतनी सी बात लिखनी है, ये वीडियो में मिल जाएगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड में बस इतनी सी बात लिखनी है कि ये कैल्शियम इंक्रीज करता है, और एक कब रिलीज होता है, पेप्टाइड हार्मोन कब सीक्रेट होता है, कौन सा, पैराथायरॉयड का पेप्टाइड हार्मोन कब सीक्रेट होता है, जब कैल्शियम गिर जाता है। और वाई में लिखना है, वाई बिकॉज इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस बिकॉज इट इज़ हाइपर कैल्शियमिक मतलब हाइपर। अब हाइपर का मतलब हम देख रहे हैं बढ़ना, हाइपो का मतलब देख रहे हैं हम गिरना। अब हाइपो गिरना, हाइपर बढ़ना, तो कैल्शियमिक हाइपर कैल्शियमिक मतलब कैल्शियम का बढ़ जाना। कैल्शियम का बढ़ जाना क्या है, हाइपर कैल्शियमिक क्या है, कैल्शियम का बढ़ जाना ही क्या है, ब्लड कैल्शियम बढ़ा देता है। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन होता है कौन सा, पैराथायरॉयड में पेप्टिन, ये क्या करता है, हाइपर कैल्शियमिक। बस इसमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ PYQ वाली टर्म लिखनी है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि व्हेन पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज when calcium is drop out parathyroid gland release peptide hormone या secret peptide hormone because it is a hyper calciumic hormone increase blood calcium। ठीक है, हो गया, इतना सही है। इतनी बात लिखनी है, एंड वाली लाइन से मैच करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगले पेज में क्या है, थाइमस में से कुछ भी नहीं आता है, थाइमोसिन्स नहीं आता क्योंकि सिंपल चीज़ है। थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन टी लिम्फोसाइट, और ये लगा स्टॉप दी स्कैन इम्यूनो सप्रेसर और साइक्लो, हाँ ये लिख सकते हो क्योंकि ये आगे जाके पूछा जाता है ग्राफ्ट रिजेक्शन में, बायोटेक में ग्राफ्ट रिजेक्शन में। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन किसकी वजह से होता है, हम बात कर रहे हैं थाइमस की। तो थाइमस में कौन सा हार्मोन होता है, थाइमोसिन क्या करता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं ज़रा। थाइमोसिन क्या करता है, थाइमोसिन क्या करता है, हम बात करते हैं कि थाइमोसिन क्या करता है। थाइमोसिन का काम होता है प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट को डेवलप करता है, विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हम क्या बात कर रहे हैं, थाइमस का काम क्या है, इम्यूनिटी देना। इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम एक लाइन लिखेंगे, थाइमस में एक लाइन लिखेंगे हम, थाइमस इक्वल टू इम्यूनिटी नहीं, अरे रुको एक सेकंड, सॉरी हम लिखेंगे थाइमस में लिखेंगे सीक्रेट थाइमोसिन हार्मोन विच डेवलप टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड इमीडिएट इम्यूनिटी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे थाइमोसिन को कैसे लिखेंगे, थाइमस लिखेंगे पहले, थाइमस सीक्रेट थाइमोसिन हार्मोन विच हेल्प इन डेवलपमेंट या मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ T lymphocyte which gives immediate immunity
इम्यूनिटी मिल जाती है इसको, जिसकी वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी हमारी बॉडी में दूसरी चीज़ें आ नहीं पाती हैं, यानी दूसरी चीज़ों से मतलब यानी किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो आ ही नहीं पाती हैं, तो फिर हम उनको देते हैं स्टॉप दिस सेल गिविंग। इनको कैसे, इन सेल्स को कैसे रोका जाता है? इम्यूनो सप्रेसर देके, साइक्लोस्पोरिन ए देके फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। इम्यूनो सप्रेसर और साइक्लोस्पोरिन, ये आगे पूछा जाता है कि इम्यूनो सप्रेसर ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या दिया जाता है? इम्यूनो सप्रेसर और साइक्लोस्पोरिन ए फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। आगे बात करते हैं, आगे इसमें कुछ है, टू प्रोवाइड हार्मोनल इम्यूनिटी डिक्रीज द थाइमोसिन वीक इम्यून रिस्पॉन्स इन ओल्ड। हाँ, ये कह सकते हो कि डिक्रीज़ हो जाता है जब थाइमोसिन, तो वीक ओल्ड ह्यूमन। हाँ, ये लिख सकते हो कि डिक्रीज, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि डिक्रीज, जब डिक्रीज हो जाता है यानी पूछा जा सकता है थाइमोसिन किस में डिक्रीज होता है, या वीक इम्यूनिटी किसकी होती है थाइमोसिन की वजह से? वो होती है ओल्ड मैन, ओल्ड की, क्योंकि ओल्ड आदमी क्या है, ओल्ड आदमी में थाइमोसिन गिरने लगता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है ओल्ड आदमी की। आगे बात करते हैं, बहुत काम का है, एड्रिनल कई बार मैचअप में आ चुका है। एड्रिनल ग्लैंड में क्या पाए जाते हैं? ग्लूकोकॉर्टिसॉइड, क्या अभी हमने पढ़ा था? एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही क्या ACTH हार्मोन निकल रहे थे? क्या हमने वहाँ नहीं पढ़ा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? क्या हमने नहीं पढ़ा था कॉर्टिसोल? क्या हमने कॉर्टिसोल नहीं पढ़ा था वहाँ पे? तो क्या एड्रिनल ग्लैंड में ही ग्लूकोकॉर्टिसॉइड्स होंगे, जिनको एडिसन्स डिजीज़ कहा जाएगा। बिल्कुल, यानी एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड में क्या मिल रहे हैं? ग्लूकोकॉर्टिसॉइड, जो कि क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन। क्या हम ये बात कर चुके हैं? ये स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, ये स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। इसमें क्या लिखना है? बस एड्रिनल ग्लैंड लिखना है, ग्लूकोकॉर्टिसॉइड लिखना है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, या तो एड्रिनल ग्लैंड का सीधा दे देगा, एडिसन्स डिजीज़ है ना, या फिर ग्लूकोकॉर्टिसॉइड से दे देगा, यानी इन दोनों से देता है वो, इन दोनों से जो है वो एडिसन्स डिजीज़ देता है। यहाँ तो दोबारा रिपीट करता हूँ, आवाज़ बहुत तेज़ मम्मी बात है। हाँ, तो दोबारा बात करते हैं इस बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो या तो ग्लूकोकॉर्टिसॉइड देता है ना, और एड्रिनल ग्लैंड एडिसन डिजीज़ कराता है, और ग्लूकोकॉर्टिसॉइड भी एडिसन डिजीज़ कराता है। यानी एडिसन डिजीज़ कौन करा रहे हैं? एडिसन डिजीज़ करा रहे हैं एक तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एड्रिनल ग्लैंड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से क्या हो रहा है? एडिसन्स डिजीज़ हो रही है हमें। एडिसन्स डिजीज़ किससे हो रही है? एड्रिनल ग्लैंड और ग्लूकोकॉर्टिसॉइड से। एडिसन्स डिजीज़ किससे हो रही है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एड्रिनल ग्लैंड से। ए से एड्रिनल, एडी से एड्रिनल, और एडी से एडिसन, एडी से एड्रिनल, एडी से और ACTH पढ़ा था, एसिटो कॉर्टिकॉइड्स पढ़ा था, तो याद रख लेना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही तो बनते हैं ये, तो एड्रिनल ग्लैंड और ग्लूकोकॉर्टिसॉइड से भी डायरेक्ट पूछ लेता है एडिसन्स डिजीज़। तो हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है पहले एड्रिनल ग्लैंड, फिर लिखना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिल रहे हैं, और फिर लिखना है एडिसन्स डिजीज़। यही बस काम की बातें हैं इसमें। और इसमें लिखा हुआ है एड्रिनल मेडुला 2 हार्मोन एड्रेनालाइन एपिफ्राइन, ये वाली काम की बात है हमारे बहुत। अब एडिसन्स डिजीज़ किसकी वजह से हो रही है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से। अब बात करें, बहुत काम की बात है, हमारा अभी का लेटेस्ट PYQ था एपिफ्राइन था वैसे तो, लेकिन हम इसके बाकी के नाम भी याद रखेंगे कि एड्रिनल मेडुला में 2 हार्मोन पाए जाते हैं। अब तुम्हें क्या लिखना है? लिखना है फर्स्ट डाल के एड्रिनल मेडुला, उसमें लिखना है 2 हार्मोन में एड्रिनलाइन और एपिफ्राइन। एड्रिनलाइन और एपिफ्राइन में कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है। एड्रेलिन बोलते हैं ना, एड्रेलिन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हार्मोन है, एकदम से झटका लग गया, एड्रेलिन रिलीज हो गया, एड्रेलिन हो गया, एपिफ्राइन हो गया। तो एड्रेनालाइन और एपिफ्राइन ये दोनों कौन से होते हैं? ये दोनों होते हैं इमरजेंसी हार्मोन। एपिफ्राइन इमरजेंसी हार्मोन होते हैं ये दोनों, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। ये एपिफ्राइन कौन से होते हैं? इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। ये बात पूछी गई थी अभी रिसेंटली कि इमरजेंसी हार्मोन कौन से होते हैं? एपिफ्राइन होते हैं। अब बात करते हैं आगे, एड्रेनालाइन, ये सब कुछ काम का नहीं है, इसमें कुछ नहीं पूछा गया था। बाकी हाँ, ये वाला लाइन लिख सकते हो, फ्लाइट और फाइट हार्मोन, ये भी तो हैं। ये एपिफ्राइन क्या है? फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी तो हैं। एड्रेनालाइन और नॉरएड्रेनालाइन, ये इसके नाम है, नॉरएड्रेनालाइन और नेफ्रिडाइन, ये इसके 4 नाम होते हैं, पर हमसे 2 ही पूछे जाते हैं। एपिफ्राइन पूछा जाता है, एड्रेनालाइन इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। नॉरएड्रेनालाइन, नॉरएफ्रेडलाइन, NN लिख लेना, बाई चांस याद ना रहे तो NN। बाकी ये लिखना नीचे के इमरजेंसी हार्मोन कौन से होते हैं इसमें? इमरजेंसी हार्मोन फाइट एंड फ्लाइट, इमरजेंसी हार्मोन और फाइट एंड फ्लाइट वाले हार्मोन कौन से हो गए हमारे पास? एड्रेनालिन, और जो पूछा जाता है वो है एपिफ्राइन आया था। इसको दोबारा रिवाइज करते हैं, ऊपर से करते हैं। हमने क्या पढ़ा? एड्रिनल में हमने क्या पढ़ा? एड्रिनल से हमने एडिसन्स डिजीज़ पढ़ी। क्या हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ा जो रिलीज हो रहा था? क्या उससे भी हमने एडिसन्स डिजीज़ पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी। अब हमने एड्रिनल मेडुला पढ़ा, उसमें क्या हमने एड्रेनालाइन और एपिफ्राइन पढ़ा। क्या वही एड्रेनालाइन और एपिफ्राइन क्या कर रहा था? इमरजेंसी हार्मोन, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, फाइट भी करेगा, फ्लाइट भी करेगा, यानी एक्साइट भी होगा, फाइट मारेगा भी, इमरजेंसी हार्मोन भी है। कौन सा? एड्रेनालाइन, एपिफ्राइन बार बार याद कर लो। एपिफ्राइन PYQ में आता है, और एपिफ्राइन का ही इन्हीं का नाम है NN,
नॉरेड्रेनालाइन और नॉरेपेनेफ्राइन, ये एड्रेनालाइन ये अलग ही पता चल जाता है, और एपिफ्राइन। ठीक है, आगे बात करते हैं लास्ट। अब हमारा PYQ आ गए हैं, PYQ। अब यहाँ से जितने भी पॉइंट हैं वो सारे PYQ के, तो बहुत ईजी होने वाला है। तो हम पहला PYQ देखते हैं। हम ग्लूकाजन से भी एक PYQ देखेंगे। ग्लूकाजन से 2 PYQ आए थे। ग्लूकाजन से 2 PYQ थे। एक तो ये कैसे होते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिया, यानी ये क्या करेंगे, ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देंगे। ग्लाइसेमिया शुगर है, ठीक है। हालांकि ऐसा पूछा तो नहीं गया था, पर मैं बता दे रहा हूँ, शुगर में शुगर का लेवल बढ़ा देंगे। किसमें, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा देंगे। ब्लड में किसका लेवल बढ़ा देंगे, शुगर का लेवल बढ़ा देंगे। हाइपर ग्लाइसीमिया, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था हाइपर के बाद हमने क्या पढ़ा था उसमें अभी रिसेंटली, हाइपर कैल्शियमिया। हमने हाइपर कैल्शियमिया पढ़ा था, तो कैल्शियम बढ़ा रहे थे। वैसे ही ग्लाइसीमिया क्या है, ग्लाइसीमिया शुगर है। तो शुगर कौन बढ़ाता है ब्लड में, शुगर कौन बढ़ाता है ब्लड में, हाइपर ग्लाइसीमिया। ये लिख लेना, ये ब्रैकेट लगा के साइड में लिख लेना, हाइपर ग्लाइसीमिया इंक्रीज ब्लड शुगर इंक्रीज कौन करता है, हाइपर ग्लाइसीमिया। कौन, ग्लूकाजन। करते तो ग्लूकाजन है, पर उनको बोला जाता है हाइपर ग्लाइसीमिया। तो मतलब ग्लूकाजन क्या करते हैं, ग्लूकोज और ये सब क्या होते हैं, शुगर ही तो होते हैं। तो ग्लूकाजन क्या करेंगे, शुगर बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है, ग्लूकाजन क्या करेंगे, शुगर बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है। और ग्लूकाजन कहाँ होते हैं, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में पढ़ रहे हैं ग्लूकाजन को, हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना। तो ग्लूकाजन में क्या होते हैं, पैनक्रियाज में पढ़ रहे हैं ग्लूकाजन को। ग्लूकाजन में क्या होते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया होते हैं। ये मैचअप था। अब आ रहा था कुशनिंग सिंड्रोम। कुशनिंग सिंड्रोम क्या है, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, हाइपर मून फेस, हाइपर ग्लाइसेमिया। यानी फिर से ग्लूकाजन का ही देख रहे हो कितने बार रिपीट हो रहा है, और भी रिपीट हुए हैं ग्लूकाजन से। तो ग्लूकाजन से कुछ बातें रिपीट होती है, तो हाइपर ग्लाइसीमिया है, यानी शुगर लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में। एक सेकेंड, ठीक है, हो तो बस ठीक है। हाइपर ग्लाइसीमिया से क्या होगा, ग्लूकाजन यानी शुगर में अमाउंट बढ़ जाएगा। और ये कुशनिंग सिंड्रोम कौन देता है, कॉर्टिसोल अभी हमने पढ़ा था ना। कॉर्टिसोल क्या होता है, कॉर्टिसोल होता है हमारा स्टेरॉयड हार्मोन। कॉर्टिसोल का बढ़ना और हाइपर ग्लाइसेमिया, हाइपर मून फेस होना, और हाइपर ग्लाइसेमिया यानी अचानक से शुगर का बढ़ जाना ग्लूकोजन की वजह से, अचानक से कॉर्टिसोल का बढ़ जाना, हाइपर मून फेस हो जाना, ये सारे क्या होते हैं, कुशनिंग सिंड्रोम। ये क्वेश्चन बन रहा है ना, ये देखो, ये क्वेश्चन बन गया ना, तो ये हो गया कुशनिंग सिंड्रोम। यानी कौन कौन बढ़ रहा है, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल यानी कौन सा, स्टेरॉयडल हार्मोन, हाइपर मून फेस पता नहीं, और हाइपर ग्लाइसेमिया अभी पढ़ा है, ग्लूकोजन शुगर लेवल बढ़ जाएगा। यानी ये तीन चीज़ें क्या कहलाएंगी, कुशनिंग सिंड्रोम। ये तीन चीज़ें क्या कहलाएंगी, कुशनिंग सिंड्रोम। ये तीन चीज़ें क्या कहलाएंगी, कुशनिंग सिंड्रोम। अब बात करते हैं थायराइड हार्मोन कंट्रोल। थायराइड पढ़ लिया, थायराइड में क्या होगा, थायराइड मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, रेगुलेट बेसल, ये पढ़ा था हम लोगों ने, ये हमने पढ़ा था अभी कि ये रेगुलेट करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को, और सपोर्ट करते हैं आरबीसी फॉर्मेशन में। यानी हम क्या पढ़ेंगे, जो थायराइड ग्लैंड होते हैं ये एक तो बेसल मेटाबॉलिक रेट में हेल्प करते हैं और आरबीसी प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, और क्या करते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं। यानी तीन काम करते हैं, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मैं भी साथ के साथ याद कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं हो रहा है, और मेटाबॉलिक बेसल रेट मेंटेन करते हैं, और आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करते हैं। प्रोसेस सपोर्ट द प्रोसेस, सपोर्ट करते हैं यानी मदद करते हैं प्रोसेस में आरबीसी फॉर्मेशन। अब दोबारा पढ़ते हैं, हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी, ठीक है। अब हम उनको रिपीट करते हैं ताकि याद हो जाए साथ साथ। ग्लूकाजन कैसे होते हैं, ग्लूकाजन होते हैं हाइपर यानी बढ़ रहा है, ग्लाइसीमिया यानी शुगर। तो ग्लूकाजन क्या करते हैं, ग्लूकाजन जैसे ग्लूकोज मान लो, तो उसी से ग्लूकोज से आ जाएगा, शुगर लेवल को इंक्रीज कर देते हैं ब्लड में। अब ग्लूकाजन इंक्रीज करते हैं। अब पूछा जा रहा है, अगला पूछा जा रहा है कि कुशनिंग सिंड्रोम क्या होता है। अब ये कोई सिंड्रोम है, कौन सा, कुशनिंग। अब इसमें क्या क्या दिक्कत हो रही है, तो एक तो इसमें दिक्कत हो जा रही है, सबसे पहले याद रख लेते हैं, वही हमारा हाइपर ग्लाइसीमिया यानी शुगर लेवल बढ़ जा रहा होगा ब्लड में, ठीक है। और क्या हो जा रहा है, और कॉर्टिसोल जो स्टेरॉयडल हार्मोन है वो बढ़ जा रहा है ना, कॉर्टिसोल बढ़ जा रहा है। कुशनिंग से सी से कुशनिंग, सी से कॉर्टिसोल, सी से कुशनिंग, सी से कॉर्टिसोल, और हाइपर मून फेस, और मून फेस बढ़ जा रहा है। अब हाइपर मून फेस क्या है पता नहीं है ना, लेकिन जो है वो याद कर लो इसमें, है ना, ये तो रटने वाली बात है, एक आध चीज़ ही रटनी है, बाकी तो सब देख लेना आ जाएगा। तो हाइपर ग्लाइसीमिया है ना, मून फेस हो रहा है, हाइपर, ये भी हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी कुशनिंग सिंड्रोम में 3 चीज़ें हो रही हैं, कौन सी बढ़ रही हैं, एक्सेस सिक्रेशन कॉर्टिसोल, ठीक है, एक्सेस सिक्रेशन कॉर्टिसोल, हाइपर मून फेस और हाइपर ग्लाइसीमिया। तो ये बन जा रही है एक क्वेश्चन, तो ये क्या हो गई, कुशनिंग सिंड्रोम, ऐसे करके याद रहेगा, एक क्वेश्चन बन गई, ये कौन सी हो गई, कुशनिंग सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं। थायराइड हार्मोन क्या कंट्रोल करती है, हमने देखा था, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है, पेपर में देखते ही याद आ जाएगा, अभी याद भी ना हो तो। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कौन करता है, थायराइड ग्लैंड, है ना, थायराइड हार्मोन। और आरबीसी फॉर्मेशन में सपोर्ट कौन करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में सपोर्ट कौन करता है,
देखो ये तो ऑप्शन के फॉर्म में आता है, यानी ऐसा नहीं है मैचअप देगा तो मैं, ये तो ऑप्शन देगा ना कि इनमें से बताओ थायराइड हार्मोन क्या क्या करता है। तो थायराइड हार्मोन वाटर मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, तो ये सारी बात है। तो वाटर हार्मोन क्या क्या करता है, एक और बात जान लेते हैं। वाटर हार्मोन इलेक्ट्रोलाइट और पानी को बैलेंस करता है, ठीक है, कौन, थायराइड हार्मोन। और ये रेगुलेट करता है द वेरी इंपॉर्टेंट बेसल मेटाबॉलिज्म। बेसल मेटाबॉलिक क्या बात करी थी, मोटे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि भाई मेटाबॉलिक रेट सही नहीं है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और लास्ट एंड फाइनल आरबीसी प्रोडक्शन में या प्रोसेस में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट द आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी के बनने में ये सपोर्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी रिपीट हो गया। अब ये लास्ट पढ़ना है, इसके बाद ये चैप्टर ओवर ही है। बाकी ग्लूकोजन में यार एक क्वेश्चन और आया था, एक दिन देख लेता हूँ। कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ग्लूकोजन नॉट स्टेरॉयड हार्मोन। हाँ, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कहीं कन्फ्यूजन ना आ जाए इसलिए बता देता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। क्वेश्चनिंग सिंड्रोम में ये नहीं कह रहा है कि ग्लूकाजन वाला हाइपरग्लाइसीमिया है तो ये सब किस में ग्लूकाजन हो रहा है, नहीं, ये ग्लूकाजन की बात नहीं चल रही है। मतलब क्वेश्चनिंग सिंड्रोम में तीन चार बीमारियां हो रही हैं। एक तो ग्लूकाजन वाली हो रही है हाइपरग्लाइसीमिया, एक कॉर्टिसोल बढ़ रहा है। तो मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि कॉर्टिसोल तो क्या होता है, स्टेरॉयड होता है। कहीं हम सोच लें कि भाई ये भी स्टेरॉयड है, ग्लूकोजन नहीं, तो ये PYQ है अभी 2019 का ये PYQ है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये देख के लिख लेना, लेक्चर देख के साथ के साथ लिख लेना। ये लेक्चर लोगे तो रिवाइज भी हो जाएगा साथ के साथ दोबारा से, और लेक्चर देख के लिखोगे तो और बेटर हो जाएगा, क्योंकि लिखना भी सही हो जाएगा जैसे बताऊंगा वैसे। तो कॉर्टिसोल है, तो कॉर्टिसोल में क्या लिखना है कि जो कॉर्टिसोल है ये तो स्टेरॉयड हार्मोन है। अब PYQ आया था कि आपको बताना है नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन कौन सा होता है। अब उसमें ऑप्शन में दे रखा था कॉर्टिसोल, ऑप्शन में देख रखा था टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ऑप्शन में दे रखा था प्रोजेस्टेरोन। तो कितने दे रखे थे, एक बार इसको छोटा करके बताता हूँ। एग्जाम्पल में दे रखे थे प्रोजेस्टेरोन, एग्जाम्पल में थे प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल बोल देता हूँ, कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल के अलावा ग्लूकाजन। अब अलग ही देखो क्या लगता है। प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉयडल है, यस। टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयडल है, यस। कॉर्टिसोल स्टेरॉयडल है, यस। लेकिन ग्लूकाजन स्टेरॉयडल नहीं है। तो हमें ये तीनों बातें भी लिखना जरूरी है। यानी ग्लूकाजन के पॉइंट में ही हमने ग्लूकाजन के कितने सारे पॉइंट देख लिए। ग्लूकाजन का ग्लूकाजन का ये देख लिया, हाइपरग्लाइसीमिया देख लिया। ग्लूकाजन काफ़ी रिपीट हो रहा है कि हाइपरग्लाइसीमिया होता है, और ना हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाना, ये लिखना है। हाइपरग्लाइसीमिया का ब्रैकेट में लिख लेना ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, ठीक है। और कुशनिंग सिंड्रोम देख लिया, एक्सेस सीक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, है ना, जो कि क्या है, स्टेरॉयडल। और ग्लूकाजन हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, लेकिन वो कैसा है, वो नॉन स्टेरॉयडल है। तो एक और क्वेश्चन लिखना है उसमें नीचे, कैसे लिखना है, उसमें लिखना है फाइंड द स्टेरॉयडल और नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन। तो स्टेरॉयडल में तो तीन का नाम लिख देना, कॉर्टिसोल पता तो होना चाहिए, कॉर्टिसोल और प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये कैसे हैं, ये तीन है हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल। और अब बात करते हैं नॉन स्टेरॉयडल। तो ग्लूकाजन कैसा है, नॉन स्टेरॉयड, ये स्टेरॉयड नहीं है, नॉन स्टेरॉयड कैसा है, ग्लूकाजन। तो लिखना फाइंड नॉन स्टेरॉयड एंड स्टेरॉयड हार्मोन। तो स्टेरॉयड हार्मोन में तो आ गए टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और कॉर्टिसोल। और नॉन स्टेरॉयडल में आ गया, नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन में आ गया ग्लूकाजन। ये भी याद रहेगा। अब बात करते हैं FSH अब FSH में क्या क्वेश्चन आया था वो बात कर लेते हैं। FSH इज लिपिड हार्मोन। FSH कैसा होता है, लिपिड हार्मोन होता है, ठीक है, लिपिड होते हैं। और FSH फॉलिकल्स होते हैं, तो सबको पता है, इनसॉल्युबल हार्मोन। और ये इनसॉल्युबल होता है, कैन नॉट डायरेक्टली एंटर इनटू टारगेट सेल, रिक्वायर टू FSH इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। यानी इसका कहने का मतलब है, ये PYQ आया था कि FSH जो है ना, ये डिजोल्व नहीं हो पाता है पानी में। क्या नहीं हो पाता है, ये कैन नॉट डायरेक्टली एंटर टू टारगेट सेल, ये इनसॉल्युबल होता है, यानी डिजोल्व नहीं होता है इजीली, है ना। FSH कैसा होता है, लिपिड होता है, और लिपिड कभी भी डिजोल्व तो होने वाला नहीं, कोई चीनी थोड़ी है जो डिजोल्व हो जाएगा, अभी डिजोल्व नहीं होगा। तो ये अपने टारगेटेड ऑर्गन तक कैसे जाएगा, यानी अब देखो जो हार्मोनों होते हैं ना, हार्मोन क्या होता है, अपने टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं, और कैसे फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, किसी फॉर्म में होते हैं, टारगेट ऑर्गन पे इजीली पहुंच जाते हैं। लेकिन जो लिपिड है, ध्यान सुनना, लिपिड है, कौन है लिपिड, FSH,
FSH क्या याद है, हमने एक बात भी करी थी अभी कि रिवीजन करा रहा हूँ जिसके हमने ये क्या देखा था, जो प्रोथैलेमस क्या था, नहीं पैराथायरॉयड, हाँ पैराथायरॉयड में पेप्टाइड सीक्रेट हो रहा था, पैराथायरॉयड में पेप्टाइड सीक्रेट हो रहा था कैल्शियम के लिए, ब्लड में कैल्शियम, सॉरी ब्लड ही था ना, ब्लड कैल्शियम है जो भी हो, कैल्शियम बढ़ाने के लिए पैराथायरॉयड ग्लैंड में क्या हो रहा था वो देख के लिख लेना। पैराथायरॉयड ग्लैंड में क्या हो रहा था, पेप्टाइड जो हार्मोन है वो सीक्रेट हो रहा था, वो लिपिड से पेप्टाइड याद आ गया मुझे। तो अब हम बात करते हैं इसकी। तो FSH हार्मोन में मैं बताता हूँ ये टर्म क्या कह रही है। FSH लिपिड हार्मोन, लिपिड इंसॉल्युबल हार्मोन, यानी ये इंसॉल्युबल है। FSH कैसा है, घुल नहीं सकता। अब भाई घुल नहीं सकता तो तुम बताओ ऐसी बॉडी में थोड़ी ट्रेवल कर लेगा बिना घुले, बिना पानी में घुले मिले। भाई पानी में घुलेंगे मिलेंगे, हमने पढ़ा था ना एंडोक्राइन में क्या होता है, बात करते हैं, बात जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड है ये बात कर गए तो जो केमिकल है वो सॉल्युबल होते हैं, वो मिल जाते हैं और फिर वो टारगेटेड ऑर्गन पे जाके अपना असर दिखाते हैं, समझ गई। तो वो सॉल्युबल थे, लेकिन ये इनसॉल्युबल है, ये लिपिड है, धागे जैसा है, ऐसे लिपिड है, तो ये सॉल्युबल तो है नहीं। तो ये अपने टारगेट ऑर्गन पे कैसे जाएंगे, तो ये टारगेट ऑर्गन पे जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इंटरेक्ट विद अ बाउंड रिसेप्टर, यानी इन्हें एक रिसेप्टर चाहिए, FSH को एक रिसेप्टर चाहिए। तो ये बात हिंदी में समझ लो कितनी आसान है कि FSH को एक रिसेप्टर चाहिए। अब ये असर्शन आता है कि FSH wants to interact with a membrane bound receptor, और रीजन में क्या आएगा, इसके रीजन में आएगा because FSH is a lipid and insoluble, so it cannot directly enter into the target cell, यानी अपनी टारगेट सेल में भाई एक लिपिड कैसे एंटर करेगा, जब तक वो पानी में खून में वो मिल के नहीं जाएगा तब तक वो कैसे एंटर कर जाएगा सेल में, कैसे उसमें असर दिखाएगा, उसको सेल के ऊपर एक रिसेप्टर लगा चाहिए, वो रिसेप्टर पे जाएगा FSH हार्मोन और रिसेप्टर पे लग के तब जाके वो एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। तो उसको क्या चाहिए, रिसेप्टर चाहिए, कैसा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो ये असर्शन आ सकता है कि FSH wants या फिर wants to interact with a membrane bound receptor, reason because it has lipids, insoluble hormone cannot directly enter into target cell, इसको रिसेप्टर चाहिए, डायरेक्ट नहीं जा पाएगा। कितनी सिंपल बात थी, ये हो चुकी है पूरी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एरेथ्रोपोटिन हार्मोन। एरेथ्रोपोटिन है तो कुछ ना कुछ लाल वाल RBC का तो होगा ही। तो एरेथ्रोपोटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट RBC फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय, अब मैं इसको नहीं पढ़ना चाहूँगा, जक्स्टाग्लोमुलर सेल ऑफ किडनी, यानी हम क्या पढ़ेंगे कि जो एरेथ्रोपोटिन होता है RBC बनाने में जो काम आता है, RBC वाला प्रोटीन कहाँ मिलता है, जक्स्टाग्लोमुलर सेल ऑफ किडनी, यानी बड़ा अजीब सा कंसेप्ट है, किडनी में RBC बनाने वाला एरेथ्रोपोटिन मिल रहा है, यानी किडनी है हमारी, किडनी में है जक्स्टा, ये पूछा जाएगा जक्स्टाग्लोमुलर, किडनी में पूछा जाएगा जक्स्टाग्लोमुलर, जो जक्स्टाग्लोमुलर है किडनी में, जक्स्टाग्लोमुलर हार्मोन कौन सा हार्मोन दे रहा है, मतलब दोबारा रिवाइज कराता हूँ, जो एरेथ्रोपोटिन हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, वो हो रहा है जक्स्टाग्लोमुलर ग्लैंड से। यहाँ जक्स्टाग्लोमुलर कहाँ है, किडनी में। तो जक्स्टाग्लोमुलर क्या प्रोड्यूस करा रही है, एरेथ्रोपोटिन, जिससे क्या बनेगी RBC, यानी RBC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जक्स्टाग्लोमुलर सेल ऑफ किडनी, है ना। फॉर किसके लिए, फॉर एरेथ्रोपोटिन, यानी RBC इज डिपेंडेंट। ये तो PYQ की लाइन से है, PYQ शुरू हो गए थे पिछले पेज से, तो ये तो PYQ की लाइन से है, तो एक एक लाइन लिखनी है कि RBC डिपेंडेंट होगी जक्स्टाग्लोमुलर प्रोटीन पे, बिकॉज उसमें एरेथ्रोपोटिन प्रोड्यूस होगा, किसमें, जक्स्टाग्लोमुलर सेल ऑफ किडनी में क्या प्रोड्यूस होगा, जक्स्टाग्लोमुलर, जोड़ दो जक्स्टाग्लोमुलर में क्या प्रेजेंट होगा, सेल, जक्स्टाग्लोमुलर में सेल ऑफ किडनी में क्या प्रेजेंट होगा, एरेथ्रोपोटिन हार्मोन प्रेजेंट होगा, जिससे RBC फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। तो जक्स्टाग्लोमुलर से याद रख लेना, बड़ा अजीब सा काम है जक्स्टा का, कि खून बना रहा है, किडनी का जक्स्टा खून बना रहा है, RBC बना रहा है, किडनी का जक्स्टा खून बना रहा है, RBC बना रहा है। अब बात करते हैं एक्सोपैथेलिक गोइटर। हमने पढ़ लिया, क्या हमने पढ़ा, एक्सोपैथेलिक गोइटर, ग्रेविस डिजीज और थायराइड ग्लैंड। इसका डायरेक्ट मतलब कुछ नहीं पूछा इन्होंने, बस ये पूछा कि बीमारी होती कहाँ पे है। एक्सोपैथेलिक गोइटर और ग्रेविस डिजीज कहाँ पे होती है, थायराइड में होती है। वैसे ये होता क्या है, इसमें हाइपर सीक्रेशन हो जाता है, किसका, थायराइड का, हाइपर सीक्रेशन हो जाता है थायराइड का।
थायराइड का हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, इसको हाइपर थायरॉइडिज्म भी कहेंगे। इसमें क्या होता है कि ठीक है, ये हो गया आगे, और तो इसमें कुछ नहीं था, बस यही था कि हाँ हाइपर सिक्रेशन होता है। क्रिटिनिज्म याद है, क्रिटिनिज्म में हाइपो सिक्रेशन हो जाता है। हाइपो सिक्रेशन से क्या होता है, बच्चा पागल हो जाएगा, आईक्यू लेवल गिर जाएगा, ग्रोथ स्टंट हो जाएगी उसकी। लेकिन ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो उसमें सिर्फ वो एक्रोमोलॉजी होती है और बच्चा लंबा नहीं होता, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आती। अब बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। अब इसमें क्या लिखा है, एड्रिनल ग्लैंड में लिखा है एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसमें एक और था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि क्या था, स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन। क्या पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ चुके हैं, डायबिटीज इंसिपिड। क्या पेनक्रियास जानते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। यानी एक बार समझ लो, पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में याद है मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों लिखा था, पिट्यूटरी ग्लैंड में वैसोप्रेसिन में और एडीएच में, सोचो एडीएच देने की भी हिम्मत नहीं की पीवाईक्यू में, हेलो आवाज़ आ रही है, एडीएच देने की भी हिम्मत नहीं करी, एडीएच देने की भी हिम्मत नहीं करी पिट्यूटरी ग्लैंड में, सीधे सीधे क्या दे दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड बोल दिया। पिट्यूटरी ग्लैंड में ही आते हैं वैसोप्रेसिन, पिट्यूटरी ग्लैंड में ही आते हैं एडीएच, तो इसके पीछे एडीएच लिख भी सकते हैं, एडीएच का गिर जाना। डायबिटीज इंसिपिड, जितना दिमाग हमने अभी पढ़ने में लगाया ना उतना दिमाग भी सवाल पूछने में नहीं लगाया जा रहा है। पिट्यूटरी देखो थायराइड दे दिया डायरेक्ट, कुछ भी नहीं दिया कि हाइपर थायरॉइडिज्म है कि हाइपोथायरॉइडिज्म में, नहीं देता। पिट्यूटरी ग्लैंड में बस ना वैसोप्रेसिन दिया ना एडीएच दिया, डायरेक्ट क्या दे दिया, डायबिटीज इंसिपिड। अब पेनक्रिया तो सारी दुनिया को पता है यार, पेनक्रिया से ही तो शुगर मेंटेन होता है, पेनक्रिया से ही तो मैंने बताया था वहाँ पे कि डायबिटीज़ वगैरह पेनक्रिया से ही तो होती है, तो डायबिटीज मेलाइटस पेनक्रिया से। डायबिटीज मेलाइटस वो प्रॉपर डायबिटीज़ है जो हम लोग जानते हैं, जो हमारे घरों में हमारे पेरेंट्स को होती है डायबिटीज़, वो डायबिटीज़ में हम मीठा नहीं खा सकते, तो ये प्रॉपर पेनक्रियाज से होती है डायबिटीज मेलाइटिस। लेकिन पानी का फैलना, पानी का चुचाना, पानी का लीक हो जाना, डायबिटीज इंसिपिड होता है। आई से याद रख लेना, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी में आई आ रहा है ना, सीधी बात, पिट्यूटरी में आई आ रहा है, पिट्यूटरी में आई आ रहा है, इंसिपिड में आई आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, हाँ या ना। पिट्यूटरी में आई आ रहा है, इंसिपिड में आई आ रहा है, पिट्यूटरी में आई आ रहा है, इंसिपिड में आई आ रहा है, पिट्यूटरी में आई आ रहा है, इंसिपिड में आई आ रहा है, पिट्यूटरी में आई आ रहा है, इंसिपिड में आई आ रहा है, पिट्यूटरी में आई आ रहा है, इंसिपिड में आई आ रहा है, ओके हो गया। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में डायबिटिक मेलाइटिस, मेलाइटस, पेनक्रियाज में डायबिटिस मेलाइटस। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें बस थोड़ी सी बात रह गई है, ग्लूकोकॉर्टिसॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोजाइनोसिस। कल बताया था ना कि ग्लूकोकॉर्टिसॉइड क्या है, स्टेरॉइड है, और ग्लूकोकॉर्टिसॉइड क्या स्टिमुलेट कराएंगे, ग्लूकोजाइनोसिस। खुद बताओ, क्या रिपीटेडली बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, और यही क्वेश्चन कई बार आते हैं, वो तो मैंने इतने नहीं लिखे हैं, बार बार क्यों लिखूं, पर यही क्वेश्चन बार बार आते हैं। क्या दोबारा ग्लूकोकॉर्टिसॉइड आ गया, कितनी बार आ गया, क्या ग्लूकोजन भी कई बार आया था। ग्लूकोजन क्या होता है, हाइपर ग्लाइसीमिया, क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है। और ग्लूकोजन क्या होता है, नॉन कॉर्टिकोइड, क्या बोल रहा हूँ, नॉन स्टेरॉइड। स्टेरॉइड कौन से होते हैं, कॉर्टिसोल स्टेरॉइड होता है, प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड होता है, और टेस्टोस्टेरोन होता है तुम्हारा, ये कौन सा था, यही तीन आए थे, ये तीनों जो है स्टेरॉइड होते हैं, जबकि हमारा ये स्टेरॉइड नहीं होता। ग्लूकोकॉर्टिसॉइड भी स्टेरॉइड होता है, लेकिन कौन, ग्लूकाजन। हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता है। क्वेश्चनिंग सिंड्रोम पढ़ा था, क्वेश्चनिंग सिंड्रोम में क्या हमने पढ़ा था कि 3 तरीके की चीज़ें इंक्रीज हो रही थी, कॉर्टिसोल इंक्रीज हो रहा था, और तुम्हारा हाइपरग्लाइसीमिया इंक्रीज हो रहा था, यानी ब्लड शुगर लेवल, और तुम्हारा आखिरी और फाइनल क्या था, ब्लड शुगर हो रहा था, हाँ मून फेस जो हमें पता नहीं है, अजीब सा मून फेस, हाइपर मून फेस भी इंक्रीज हो रहा था। क्या हमने अभी पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड 3 तरीके की चीज़ों में हेल्प करती हैं, आरबीसी फॉर्मेशन में सपोर्ट करती हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट में हेल्प करती हैं। क्या हमने पढ़ा था कि जो हमारी आरबीसी होती हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट में हेल्प करती हैं। क्या हमने पढ़ा था कि आरबीसी बोल रहा हूँ, क्या हमने पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड एक और चीज़ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाती हैं, बिल्कुल पढ़ा था हमने। तो क्या हम एक बार ऊपर वाला भी रिवाइज करेंगे, बिल्कुल हम एक बार ऊपर वाला भी रिवाइज कर लेते हैं जब इतना कर लिया है तो। क्या हमने पढ़ा था कि एफएसएच जो है वो डायरेक्ट नहीं जाता, उसको क्या चाहिए होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। सेल के ऊपर उसे रिसेप्टर चाहिए महाराज को, क्यों चाहिए, क्योंकि वो लिपिड है, और वो कैसा है, इनसॉल्युबल, वो सॉल्युबल होके पानी के ब्लड के थ्रू इनसॉल्युबल होके भाई अपने टारगेटेड ऑर्गन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको अपने टारगेटेड ऑर्गन के जो सेल्स हैं उसके बाहर एक रिसेप्टर चाहिए होगा, उस रिसेप्टर पे वो लिपिड्स जाके लगेंगे, तब जाके उसके अंदर उसका हार्मोन सीक्रेट होगा एफएसएच का। क्या बात याद रहेगी, एफएसएच बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इरेथ्रोप्रोटीन बिल्कुल सही, अपना जक्स्टाक्लोमुलर सेल ऑफ किडनी, इरेथ्रोप्रोटीन हार्मोन। क्या इरेथ्रोप्रोटीन हार्मोन, क्या आरबीसी वाला ब्लड वाला हार्मोन कौन देगा, किडनी देगी भाई, किडनी। आगे बात करते हैं जल्दी क्योंकि टाइम नहीं बचा है, जाएगा लेक्चर। एक्सोपैथेलिक गोइटर ये पढ़ लिया, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, एडिसन, पिट्यूटरी ग्लैंड, डायबिटीज इंसिपिड, पेनक्रियाज, डायबिटीज मेलाइटिस,
ठीक है, पूरा रिवाइज हो गया। क्या हमने पढ़ लिया? ग्लूकोकॉर्टिसोइड स्टिमुलेट ग्लूकोजिनोसिस, ग्लूकोजेनेसिस, अरे ग्लूकोज से ग्लूकोजेनेसिस यार। और क्या हमने पढ़ा है? इंसुलिन अभी पढ़ा था। इंसुलिन कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाज। मैंने ये चैप्टर में पहले ही बता रखा है। पैनक्रियाज में से क्या रिलीज होता है? इंसुलिन। ये हमने पढ़ा था टिश्यू वाले चैप्टर में। पैनक्रिया में क्या रिलीज होता है? हमने ये कहाँ पढ़ा था? ग्लैंडुलर में हमने ये पढ़ा था, एंडोक्राइन वगैरह में। पैनक्रियाज में क्या रिलीज होता है? इंसुलिन। पैनक्रिया में क्या रिलीज होता है? इंसुलिन। क्या इंसुलिन रिलीज होगा तो इंसुलिन से ही डायबिटिस मेलाइटस होगा? बिल्कुल। क्या थायरोक्सिन से गोइटर होगा? क्या मैंने पहले ही बता दिया था, थायरोक्सिन गोइटर। थायरोक्सिन को हमने थायराइड बोला है, थायराइड बिगड़ गया तो क्या बन जाएगा? गोइटर। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जब थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगी उसी को गोइटर बोलेंगे। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत नहीं करी है, उन्होंने डायरेक्ट पूछा है थायरोक्सिन से गोइटर, उन्होंने मेहनत नहीं करी है। कॉर्टिकॉइड्स क्या हमने पढ़ा था? ग्लूकोकॉर्टिसोइड से एड्रिनल डिजीज, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल से ही था यार, एड्रिनल से ही था, एड्रिनल मेडुला था, एड्रिनल कॉर्टेक्स था। तो कॉर्टिकॉइड्स से क्या हो गया? एडिसन्स डिजीज, क्योंकि एड्रिनल से ही तो, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही तो कॉर्टिकॉइड्स बन रहे थे। तो एड्रिनल डिजीज अगर उसको है, एड्रिनल डिजीज अगर एडिसन को है, ठीक है, तो वो ग्लूकोकॉर्टिसोइड को भी होंगे। अब ग्लूकोकॉर्टिसोइड में तो ग्लूको हटा दो तो वही तो कॉर्टिसोइड है। तो समझ में आ रहा है ना? कॉर्टिसोइड और और तुम्हारा एड्रिनल, तीनों में क्या मिलेंगे? एडिसन्स डिजीज। याद हो गया? हेलो, सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? यानी हमने पढ़ा ग्लूकोकॉर्टिसोइड लिख लेना है इसके पीछे, एड्रिनल कॉर्टेक्स लिख लेना है इसके पीछे, और एक एड्रिनल जो अभी दे रखा था वो लिख लेना है इसके पीछे। कोई सा भी आ जाए उसमें एडिशंस, एडी से तो एडिशंस, और ग्लूकोकॉर्टिसोइड और कॉर्टिसोइड से भी एडिशंस। कुछ इशारा दो थोड़ा बहुत के समझ में आ रहा है। ग्रोथ हार्मोन एक्रोमोलॉजी, ये मैंने बताया था ना, डायरेक्ट पूछा था। ग्रोथ हार्मोन एक्रोमोलॉजी, 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 ग्रोथ हार्मोन एक्रोमोलॉजी। याद रहेगा? याद रखना, कॉर्टिकॉइड, एडिशन डिजीज, एड्रिनल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ये कॉर्टिकॉइड्स कैसे हैं? ये स्टेरॉइड हैं। ये बात याद रखना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैसे हैं? स्टेरॉइड हार्मोन। और कौन से? कॉर्टिसोल, स्टेरॉइड हार्मोन। और कौन से? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ऑल आर कॉर्टिसोल हार्मोन। अब कॉर्टिसोल कौन सा नहीं है? ग्लूकाजन, हाइपरग्लाइसीमिया, ये नहीं है हमारा। ये क्या नहीं है हमारा? ये हमारा बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोलते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन। लास्ट एंड फाइनल वाली स्लाइड रह गई है, जल्दी कर लेते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज़ बाय बाइंडिंग द डीएनए। अब कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन होगा भाई, बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन क्या करते हैं? बाइंड कर जाते हैं डीएनए में, ये सेलुलर एक्टिविटी में दिखा देते हैं बाइंड। जैसे हमने देखा था PO2, जब CO2 हीमोग्लोबिन से मिलेगा तो ये इन्फ्लुएंस कर जाएगा। जब PO2 मिलेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा होगा, तब CO2 इन्फ्लुएंस कर जाएगा। कि ये चीज़ हमने पढ़ी थी, वैसे ही सेम स्टेरॉइड हार्मोन भी इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी अपना जताते हैं कि हम हैं सेलुलर एक्टिविटी में। कैसे? बाइंड हो जाते हैं डीएनए से, फॉर्मिंग जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ये बात याद रखनी है। स्टेरॉइड हार्मोन क्या बनाते हैं? जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ये लिख के याद कर लेना। स्टेरॉइड हार्मोन क्या बनाते हैं? जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, यानी प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल क्या बनाएंगे? जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि डीएनए क्या है? जीन, तो जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाएंगे? क्योंकि जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स इससे बनाएंगे क्योंकि ये बाइंड कर जाएंगे डीएनए से, तो क्या बना देंगे? जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। कौन? स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी का, ये भी याद हो गया। एक और पढ़ लेते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन क्या करते हैं? ये इन्फ्लुएंस कर जाते हैं सेलुलर एक्टिविटी को बाय बाइंडिंग टू डीएनए। ये बाइंड कर जाते हैं डीएनए से। कैसे बाइंड कर जाते हैं भाई? ये बाइंड कर जाते हैं, उनके ऊपर लग जाते हैं डीएनए के, और फॉर्म कर देते हैं ये फॉर्म कर देते हैं जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स को। जीन हार्मोन बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, और एक जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, कौन कर देते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन बाइंड कर जाते हैं डीएनए पे और फॉर्म कर देते हैं जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, यानी एक नया हार्मोन कॉम्प्लेक्स, एक नया जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, एक नया कॉम्प्लेक्स हार्मोन किसकी वजह से आ रहा है? पूछा जाए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स क्यों आता है? वो आता है स्टेरॉइड हार्मोन की वजह से, क्योंकि वो बाइंड कर जाता है डीएनए के साथ। याद रखना इस बात को। अगला पढ़ते हैं। GIP, CCK और पीनियल ग्लैंड, ये सब बातें मैं बता देता हूँ। ये सब बातें मॉड्यूल में मैं अभी दिखाऊंगा, है ना, मॉड्यूल में अभी दिखाऊंगा। अभी देख लेते हैं। ANF पढ़ा था ना, ANF हार्ट में आता है, जो ANF हार्ट में आता है वो सब अभी बताना है। लास्ट है। तो GIP तुम सुन रही हो, कोई सबूत दे दो। GIP पैनक्रियास, CCK गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो GIP कौन से होते हैं? पैनक्रियास GIP होते हैं। इंसुलिन होता है इनमें, तो आई से ही इंसुलिन याद रख लेना। GIP इंसुलिन देखो ये मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ये भी पूछा जाता है। तो इंसुलिन कौन सा होता है? इंसुलिन GIP होता है, पैनक्रियाज होता है, इंसुलिन होता है। क्या होता है इससे? डायबिटीज मेलाइटस होता है। कुछ तो सबूत है, सुनो यार बच्चे, सुन रहे हैं या नहीं? सबूत दो यार कोई।
तो जीआईपी में जो हमारा इंसुलिन होता है वो डायबिटिस मेलाइटिस होता है, और सीसीके हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, सीसीके हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, सीसीके हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड कैसा होता है? रिदम ऑफ स्लीप साइकिल। क्या बात करी थी हमने रिदम ऑफ स्लीप साइकिल की? क्या वैसोप्रेसिन और एडीएच की बात की थी कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर? बिल्कुल। देखो हमने पीनियल की तो बात ही कर ली थी, एडीएच में बताना भूल गया था क्योंकि वो पीछे आया था। एडीएच एक और काम करता है, एडीएच जो वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन एडीएच है। चलो ठीक है, वो बात सच है कि ये एक डिजीज करता है डायबिटिस इंस्यूपिड, लेकिन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से डायरेक्ट पूछी गई थी अभी मैचअप में, तुमने देखा था वो मैचअप था, पीवाईक्यू था। लेकिन पीनियल ग्लैंड में क्या होता है, सॉरी वैसोप्रेसिन का एक काम और क्या होता है, बीपी इंक्रीज करना। ये बीपी को भी इंक्रीज करता है। बीपी किसकी वजह से इंक्रीज हो जा रहा है? एडीएच और वैसोप्रेसिन। ये काम की बात है, एडीएच और इससे क्या हो रहा है, बीपी इंक्रीज हो रहा है वैसोप्रेसिन से, ये काम की बात है, ठीक है। और जीआईपी इंसुलिन पैनक्रिया, जीआईपी देखो आई से इंसुलिन, पी से पैनक्रिया, यानी इंसुलिन पैनक्रिया वाले किसमें होंगे? इसमें सीसी के जो बच्चा कुछ है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड। एएनएफ तो पता ही है, एएनएफ कौन से होते हैं? एएनएफ हार्ट होते हैं। एएनएफ तो पता है, एएनएफ में ही तो यूनिट देखते हैं हम हार्ट की, ऐसे ऐसे जो आती है बीट, लब आती है, जो बीट आती है वो एएनएफ ही तो चलता रहता है। तो एएनएफ तो हार्ट की यूनिट है, और जीआईपी यानी इंसुलिन और पैनक्रिया तो सीधे पता चल जाएगा। और बची कुछ ही सीसी के गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या हम इसको याद कर सकते हैं अभी की अभी? बिल्कुल कर सकते हैं। जीआईपी मतलब इंसुलिन। गैस्ट्रल ट्रैक्ट में, तो गैस्ट्रल ट्रैक्ट में जीआईपी में तो आई से इंसुलिन, पैनक्रिया, तो ये तो हो जाएगी पैनक्रिया की जीआईपी मतलब गैस्ट्राइनल ट्रैक्ट में जीआईपी क्या करेगी? पैनक्रिया का काम करेगी, और सीसीके करेगी गैस्ट्रिन का काम, यानी सीसीके में तो आ जाएगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीसीके में, और एएनएफ में आ जाएगा हार्ट। वैसोडाइलेशन हमने पढ़ा था ना, हार्ट का जो हम देखते हैं, अगर ग्राफ देखते हैं तो एएनएफ की फॉर्म में होता है। तो एएनएफ क्या करता है? एएनएफ वाइट ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, एएनएफ इज सीक्रेटेड विच कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स द रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, यानी ये बीपी को कम करता है। वैसोडाइलेशन करता है कौन? एएनएफ। यानी इसमें 2-3 पीवाईक्यू पूछे गए कि सीसीके से तो क्या रिलीज होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, ठीक है। और जीआईपी से रिलीज होता है इंसुलिन पैनक्रिया, यानी पैनक्रिया से क्या रिलीज होता है? जीआईपी रिलीज होता है। और हार्ट से क्या रिलीज होता है? हार्ट से रिलीज होता है एएनएफ में क्या होता है? एएनएफ इंक्रीज डायलेशन, और ये क्या करता है? वैसो डायलेशन कर देता है। यानी अगर बीपी बढ़ जाता है तो बीपी बढ़ने पे एएनएफ रिलीज होगा, तो एएनएफ क्या करेगा? बीपी को गिरा देगा, वैसो डायलेशन कर देगा। यानी वैसो डायलेशन कौन करता है? एएनएफ। ये याद हो गया, एएनएफ वैसो डायलेशन करता है। इसका आगे देखते हैं। आ गया किडनी में हमने पढ़ लिया जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स जो होते हैं वो कॉल्ड इरेथ्रोप्रोटीन, और वो फॉर्मेशन करते हैं आरबीसी की, ठीक है। आरबीसी की फॉर्मेशन करते हैं। इसी के साथ चैप्टर होता है कंप्लीट। यानी 3 बातें हमने देखी अभी, एक तो जीआईपी पैनक्रियास, एक देखी जीआईपी पैनक्रियास, एक देखी सीसीके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एक देखी किडनी में जक्स्टाग्लोमुलर, और एक हमने देखी जक्स्टाग्लोमुलर में क्या देखते हैं हम, हमें मिलते हैं इरेथ्रोप्रोटीन यानी आरबीसी बनाने के लिए, और हमने सीसीके में अभी देखा कि हमें मिलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। पैनक्रिया जीआईपी मिलते हैं, और जीआईपी सीसीके, और किडनी, और क्या था लास्ट, क्या था? सीआई की किडनी, और एएनएफ हार्ट में क्या कराता है? वैसोडाइलेशन।